बच्चा लोग जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। और अभी के क्लास में हम बात करेंगे 51 नंबर सेट का। और देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं इसमें। पहला क्या है, तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका, है ना। ये देखिए ये बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे। चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चर्चा कर रहा है ना। ये देखिए अगर हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईपीआर की बात करें तो यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी आपको क्या होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। याद रखना है कि प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है बच्चे, सिंथेसिस में भाग लेता है कौन, तो बच्चे आपको RER, है ना, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एकदम ध्यान में रखिएगा। जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है SCER, है ना, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है, तो भाई साहब ये जो है ना लिपिड सिंथेसिस में, पहली बात लिपिड सिंथेसिस में, है ना, लिपिड सिंथेसिस में। और दूसरी बात क्या बच्चे, है ना, लिपिड सिंथेसिस में भाग लेगा। फिर पॉइजनस सब्सटेंसेस को रिमूव करने में भी भाग लेता है, पॉइजनस सब्सटेंस को, ठीक है, सब्सटेंस को रिमूव करने में भी भाग लेता है, सब्सटेंस को रिमूव करने में भाग लेता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ से प्रोटीन संश्लेषण आपको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, जबकि लिपिड संश्लेषण जो है वह कौन करेगा, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत बार इस तरह का प्रश्न पूछता है। आगे बढ़ते हैं। समान आयतन तथा द्रव्यमान के दो बर्तन H गहराई पर जल में डुबोए जाते हैं। देखिए दोनों को हम ले रहे हैं, ये देखिए समान गहराई पर ले रहे हैं। मान लीजिए कि ये समान गहराई पर हम दो बर्तन ले रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चे। समान गहराई पे, ये मान लीजिए समान गहराई है ना, ये A है और ये देखिए, है ना, यहाँ पर भी द्रव है बच्चे, पूरा द्रव भरा हुआ है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो इसमें हमने एक छिद्र कर दिया और इससे इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड जा रहा है बच्चे, लिक्विड भर रहा है। तो जब लिक्विड भरेगा तो नीचे भार का मान ज़्यादा होगा, mg का मान ज़्यादा होगा। और ये क्या होगा, तो भाई ठीक है, आपको, है ना, आपको यहाँ पर क्या होगा, तो ऊपर से कोई बल लगाएंगे जिसकी वजह से ये डूबेगा। तो भार ज़्यादा है तो वर्क डन कम होगा बच्चे, है ना। भार ज़्यादा यानी इसमें द्रव जैसे भरना शुरू करेगा तो आपको पता है कि उत्प्लावन बल का मान, ठीक है, क्या होगा, कम हो जाएगा, बायएंसी फोर्स का मान कम हो जाएगा, वेट का मान ज़्यादा होगा। वेट का मान ज़्यादा होगा तो बच्चे आपको नीचे की तरफ बल ज़्यादा लग रहा है जिसकी वजह से कार्य कम होगा, यानी WA क्या होगा, कम लगेगा। क्योंकि, ठीक है, कम लगेगा क्यों, क्योंकि भार का मान क्या होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, भार का मान, ठीक है, एकदम याद रखिए बच्चे, भार का मान पानी के भरने से, जल के भरने से क्या होता है, तो भैया जल के भरने से आपको, ठीक है, बढ़ जाता है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि समान आयतन तथा द्रव्यमान के दो बर्तन H गहराई तक जल में डुबोए जाते हैं। बर्तन एक ही तली से जल अंदर प्रवेश कर रहा है, तो वही तली से जल अंदर प्रवेश करेगा। तो जैसे ही जल अंदर प्रवेश करेगा तो भार का मान नीचे की ओर अधिक हो जाएगा, जिससे, ठीक है, ऊपर से लगने वाला बल कम हो जाएगा, वर्कडन कम करना पड़ेगा। लेकिन आपको बी वाले में क्या होगा, तो बच्चे ऊपर से ज्यादा आपको बल लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से वर्कडन यहाँ पर क्या होगा, तो भाई मेरे ज्यादा करना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ है कि W, है ना, A लेस देन क्या होगा, WB होगा। यानी, ठीक है, आपको वर्कडन इन A लेस देन क्या होगा, लेस देन वर्कडन इन B बच्चे, वर्कडन इन B, एकदम ध्यान में रखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न, वर्कडन इन B। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ प्रेशर का, तो दोनों के स्थान पर प्रेशर, यहाँ भी PB मान लीजिए है प्रेशर, यहाँ भी प्रेशर PA है, तो दोनों जगह प्रेशर का मान क्या होगा, बराबर होता है। तो ये भी ध्यान में आपको रखनी चाहिए, प्रेशर समान होगा लेकिन वर्कडन आपको क्या होगा, एक के केस में ज्यादा होगा, एक के केस में कम होगा, WB के केस में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए आपको। आगे प्रश्न पर देखते हैं। कह रहा है 2 ओम तथा 3 ओम, है ना, और 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, है ना बच्चे। तो कह रहा है समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। ये देखिए 2 ओम है और ये देखिए क्या है भाई मेरे, ये भी आपको 3 ओम है ना, 3 ओम है। और ये भी देखिए भैया मेरे क्या है,
तो भैया ये हो गया 5 ओम, है ना, तीनों को जोड़ दिए हमने, तीनों को जोड़ दिए कितने से, तो 20 वोल्ट से, 20 वोल्ट से जोड़ दीजिए, बहुत अच्छी बात है, 20 वोल्ट से जोड़ दीजिए। तो भैया यहाँ देखिए एक ही बिंदु पर जुड़े हुए हैं, तो सब में विभवांतर समान होगा, ये समांतर क्रम है बच्चे। तो समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में एकदम ध्यान में रखिएगा, समांतर क्रम में, है ना, समांतर क्रम में आपको याद रखना बच्चे, समांतर क्रम में विभवांतर पोटेंशियल जो है सेम होता है, बराबर होता है, भी क्या होगा, सेम होगा, यानी सब में पोटेंशियल सेम होता है, यानी यह 20 वोल्ट के बराबर पोटेंशियल होगा। तो बड़ी अच्छी बात है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, करा वाटर गैस, भाई साहब वाटर गैस कैसे बनेगा, तो ध्यान में रखिएगा बच्चे, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बराबर क्वेश्चन पूछता है। तो यहां देखिए एक हम ले रहे हैं वाटर गैस, बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा वाटर गैस। दूसरा ले रहे हैं क्या बच्चे, तो दूसरा ले रहे हैं, ठीक है, वायु अंगार गैस, है ना, वायु अंगार गैस। और तीसरा ले रहे हैं क्या, अंगार गैस, और तीसरा ले रहे हैं, है ना, बायोगैस। ये देखिए 3 मुख्य गैसें हम ले रहे हैं, जरा मेरी बात समझिएगा अच्छे से, ठीक है। आपको लाल तप्त कोयला है बच्चे, लाल तप्त क्या है, तो लाल तप्त कोल, है ना, लाल तप्त कोल है, लाल तप्त कोल, है ना, एकदम ध्यान में रखिएगा, कोल है। इस पर आपने क्या किया, कोल है, इस पर आपने जल प्रवाहित कर दिया, जलवाष्प प्रवाहित कर दिया बच्चे। और फॉर्मूला क्या हो गया, तो भैया ये फॉर्मूला हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, है ना, इसे आप कहते हैं वाटर गैस, एकदम ध्यान में रखिएगा। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और, ठीक है, हाइड्रोजन के मिश्रण को आप क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन है, तो ये सही हो गया, ठीक है। वायु अंगार गैस बच्चे, फिर देखिए लाल तप्त कोल है, एकदम ध्यान में रखिएगा, लाल तप्त आपका कोल है ना, इस पर आपने वायु प्रवाहित कर दिया, कोल है प्लस वायु। तो वायु जब भी प्रवाहित करेंगे तो वायु में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बच्चे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को आपने क्या कह देना है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को आपने कह देना है वायु अंगार गैस, है ना, वायु अंगार गैस कहते हैं, है ना। ये देखिए अंगार गैस कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। बायोगैस किसको कहते हैं, तो भैया बायोगैस होता है मीथेन, है ना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड के मिश्रण को आप क्या कहते हैं, तो भैया इसे कहते हैं आपको बायोगैस कहते हैं। कि क्या क्या मिश्रण हुआ, तो भैया पहला हो गया मीथेन, दूसरा क्या हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड के मिश्रण को आप क्या कह देते हैं, तो भैया इसे ही आप कहते हैं, है ना, बायोगैस कहते हैं। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, कारण बोटुलिज्म क्या होता है, भैया आपको, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा जान करके कि भोजन है ना, भोजन है, भोजन का, है ना, भोजन का, ठीक है, आपको किसकी वजह से बच्चे, तो जीवाणु, भोजन का जीवाणु के कारण सड़ना, जीवाणु के कारण, है ना, जीवाणु के कारण बच्चे फूड पॉइजनिंग प्रोड्यूस करना, जीवाणु के कारण फूड पॉइजनिंग करना, है ना, फूड पॉइजनिंग करना बच्चे, है ना, आपको इसे कहा जाता है क्या, फूड पॉइजनिंग करना, पॉइजनिंग करना इसे ही कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं बच्चे, बोटुलिज्म कहा जाता है, बोटुलिज्म कहा जाता है, बोटुलिज्म कहते हैं। और इसमें क्या होता है, तो बच्चे एक विषाणु है जिसका नाम क्या है, क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिनम, ध्यान में रखिएगा। इस जीवाणु का क्या नाम है, तो जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिनम, एकदम ध्यान में रखना बच्चे, क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिनम है ना, क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिनम है। और ये क्या करता है, बोटुलिनम ये क्या करता है बच्चा मेरे, तो एकदम ध्यान में रखना है कि ये जो है ना आपको एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस टॉक्सिन, है ना, प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस क्या करता है, प्रोड्यूस टॉक्सिन। और यही आपको क्या करता है, तो भैया यही आपको, है ना, भोजन को विषाक्त कर देता है, भोजन को विषाक्त कर देता है, ध्यान में रखिएगा। फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करता है, विषाक्त करता है और फूड पॉइजनिंग प्रोड्यूस करता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब देखिए बोटुलिज्म यहाँ पर, ठीक है, आपको एक प्रकार का भोजन दूषण जो क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिनम जीवाणु द्वारा होता है, जो पॉइजनस टॉक्सिन स्रावित करता है, जिसको, ठीक है, आपको बोटुलिज्म कहा जाता है, जिससे मृत्यु हो जाती है। एकदम सही है, आंसर आपको ए नंबर होगा। तो ध्यान में रखना बच्चे कि जीवाणु के कारण जब भोजन सड़ता है तो उसे बोटुलिज्म कहा जाता है, और ये काफी ज्यादा पॉइजनस आपको सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जो फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करने का काम करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आगे बढ़ते हैं।
पृथ्वी की सतह से d गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। आसान सवाल है ना, लेकिन थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा आपको क्या है सवाल। तो भैया आपको पता है कि g बराबर होता है क्या, तो g बराबर होता है gm/r²। ये देखिए गुरुत्वीय त्वरण का रामबाण फॉर्मूला है, मैं बराबर बताता रहता हूं। अब ये हम d गहराई पर गए है ना, तो d गहराई पर गए तो g डैश बराबर क्या होता है, तो बच्चे g डैश बराबर होता है, ठीक है, g माइनस क्या होगा बच्चे, g बराबर g डैश बराबर क्या होगा, g इंटू 1 - d/r। बोले कि सर ये कहाँ से लाए आप फॉर्मूला, तो भाई हम लेके आए, मान लीजिए कि g डैश बराबर क्या होगा, तो भैया gm/r - d का होल स्क्वायर होता है। कोई बात नहीं, हाँ ये d गहराई पर गए हैं तो r - d, ये मान लीजिए क्या, ये तो आपको त्रिज्या r है तो नीचे गए तो r - d का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन द्रव्यमान भी यहाँ बदल जाता है भैया, मेरे द्रव्यमान भी बदल जाता है। कैसे द्रव्यमान बदलेगा, तो आपको पता है कि हम पृथ्वी को गोला मानते हैं, क्योंकि इतना इतना मिट्टी तो निकाल दिए हैं इससे, इसीलिए m डैश बराबर क्या होगा, तो ये हो जाता है 4/3 है ना पाई और r - d का होल क्यूब है ना बच्चे, r - d का होल क्यूब। ये हो गया, ठीक है। आपको कहां से लेकर आए फॉर्मूला, तो ये भी ध्यान में रखना है कि घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटा क्या, आयतन होता है। और द्रव्यमान का वैल्यू अगर निकालेंगे तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा, तो भैया मेरे ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब है ना, r क्यूब d होता है या रो होता है, जो भी करिए है ना, तो ये द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर हम, ठीक है, यहाँ पर r - d का होल क्यूब इंटू रो कर लिए तो ये m डैश हो गया, और यहाँ पर पुट कर लीजिए पहले इसको, तो g इंटू m का वैल्यू कितना हो गया, तो भैया ये 4/3 पाई और r क्यूब, और क्या हुआ भाई ये रो हो गया बटा क्या, r²। तो देखिए इसको काट सकते हैं और ये फॉर्मूला आ गया है ना, क्या हो गया फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आ गया 4/3 पाई है ना r g रो। ये क्या हुआ, तो आपको g का फॉर्मूला आ गया बच्चे, छोटे वाला g का। और g डैश का फॉर्मूला क्या आएगा, तो g डैश का फॉर्मूला आ गया, जब इसको पुट कर दिए तो 4/3 पाई है ना, तो ये देखिए है ना g कैपिटल G 4/3 पाई r - d है ना, r - d इंटू रो आ गया है ना, तो रो आ गया इंटू जी आ गया बच्चे। तो जब दोनों को भागा देंगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा, जी डैश बराबर क्या आएगा, तो जी इंटू 1 - ठीक है d/r आ जाएगा। तो देखिए कहीं भी है इस तरह का फॉर्मूला, तो GR² बटा r प्लस d² है ना, जी इंटू r - d का होल स्क्वायर बटा r² है ना भैया। तो ये अलग अलग फॉर्मूला दिख रहा है, कहीं से कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा है ना, इसीलिए ना तो ये होगा ना तो ये होगा ना तो ये होगा, आंसर आपका ई नंबर आ जाएगा। आपको फॉर्मूला क्या लिखना है, तो भैया गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला गहराई में क्या होता है, तो गहराई में होता है g डैश बराबर g इंटू 1 - d/r है ना, जहां d गहराई है। बोलेगा ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, ये गहराई में है बच्चे, ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, तो ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण gh बराबर होता है क्या, तो gh बराबर g इंटू क्या हो जाएगा बच्चे है ना, तो ये होता है ना आपको 1 + h/r 1 + h/r टू दी पावर -2 हो जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बराबर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो भाई साहब सिंपल फार्मूला होता है, और केवल आपको ये रामबाण फार्मूला अगर याद है तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सेट कहाँ से लें, तो वैष्णवी झा जी ये सेट जो है ना आपको, ठीक है, प्लेटफॉर्म का सेट है, प्लेटफॉर्म से लीजिए। चलिए, तांबे के निष्कर्षण में उसके अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। यह प्रक्रिया आपको वर्जन कहलाता है, रोस्टिंग कहलाता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया, देखिए सारी प्रक्रिया देखिए, पहला प्रक्रिया है रोस्टिंग है ना, दूसरी प्रक्रिया है क्या है बच्चे, स्मेल्टिंग है, सब हम देख रहे हैं, और तीसरी प्रक्रिया है कैल्सिनेशन है बच्चे, कैल्सिनेशन है, ध्यान देना है मेरी बात को। तीनों प्रक्रिया की बात करते हैं। रोस्टिंग में आपको एयर है ना, एयर ठीक उपस्थित होगा, प्रेजेंट है ना, और ठीक है आपको गलनांक के बिंदु से नीचे ताप पर, याद रखा मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ताप पर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट से ठीक है आपको नीचे ताप पर गर्म करते हैं बच्चे है ना। तो रोस्टिंग विधि में वायु उपस्थित रहेगा और गलनांक के बिंदु से नीचे ताप पर गर्म किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा बच्चे। स्मेल्टिंग में क्या करते हैं है ना, तो एयर तो रहेगा है ना, एयर तो रहेगा बच्चे, लेकिन आपको गलनांक के बिंदु से ऊंचे ताप पर गर्म करते हैं। एयर प्रेजेंट होगा लेकिन आपको गलनांक के बिंदु से ऊंचे ताप पर गर्म करते हैं, और या फ्लक्स का यूज करते हैं।
फ्लक्स का यूज करते हैं बच्चे। फ्लक्स क्या होता है? तो इसको सुद्रावक कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो, ठीक है, आपको अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गला देता है, उस पदार्थ को आप फ्लक्स कहते हैं बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। कैल्सिनेशन विधि में एयर आपको प्रेजेंट नहीं रहता बच्चे। एयर क्या होगा? ठीक है, नॉट प्रेजेंट, एयर नॉट प्रेजेंट, ध्यान में रखना है। और गलनांक के बिंदु से नीचे ताप पर आप गर्म करते हैं, ऐसी विधि को आप कैल्सिनेशन कहते हैं। तो ये तीनों विधि बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला भर्जन, दूसरा है स्मेल्टिंग, तीसरा बच्चे कैल्सिनेशन, है ना। और ठीक है, आपको तांबे के निष्कर्षण, चूंकि तांबा का जो गलनांक होता है वो बड़ा कम होता है, इसीलिए हम वर्जन विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें कॉपर सल्फाइड यानी कॉपर ग्लांस से कॉपर प्राप्त किया जाता है। जब भी सल्फाइड अयस्क होगा बच्चे, तो वहां पर आपको, ठीक है, जनरली हम रोस्टिंग विधि का यूज करते हैं। किस विधि का? रोस्टिंग प्रोसेस का यूज करेंगे। तो ये बातें याद रखिएगा, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्न में से किस गैस का अवशोषण होता है? बच्चे आप सभी को पता होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका अवशोषण होता है। किस विधि द्वारा अवशोषण होता है? किस विधि द्वारा अवशोषण होता है? तो अवशोषण होता है, ध्यान में रखिएगा, इसका अवशोषण होता है डिफ्यूजन द्वारा, है ना। डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा आपको इसका अवशोषण होता है भाई मेरे, है ना। और यहां पर ले लीजिए क्या बच्चे, जल ले लीजिए, है ना, 12H2O, और ये बन गया क्या? ये ग्लूकोज बन गया, C6H12O6 बन गया, प्लस 6O2, अब प्लस क्या, 6H2O बाहर निकल गया। ध्यान में रखिए बच्चे, इसमें ऑक्सीजन गैस का क्या होता है? निष्कर्षण होता है, ऑक्सीजन का निष्कर्षण। याद रखिए बच्चे, ऑक्सीजन का इस विधि में क्या होगा? ऑक्सीजन का निष्कर्षण होता है ना। और ठीक है, आपको अवशोषण किसका होता है? तो भाई साहब आपको अवशोषण होता है, आपको ध्यान में रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। और याद ये भी रखना है कि जल के, ठीक है, फोटोलिसिस के कारण, जल के फोटोलिसिस के कारण, फोटोलिसिस यानी प्रकाशीय अपघटन के कारण ही आपको क्या होता है? ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। तो एब्जॉर्ब पूछ रहा है, तो याद रखिए बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड के यहां पर अवशोषण होगा, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बराबर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा लोग, करा H2 तथा, ये देखिए छूट गया है, H2 डैश, H2 तथा H2 डैश, और किसका बच्चे? तो H2 प्लस, है ना, का अस्थायित्व क्रम क्या है? देखिए, सबसे ज्यादा अस्थायित्व किसका होगा? तो हाइड्रोजन का होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए 1s2 को पूरा कर रहा है, यानी अपने ऑर्बिट को ये कंप्लीटली फुलफिल्ड करता है। और उसके बाद किसका होगा? तो भैया मेरे उसके तुरंत बाद होगा, ध्यान में रखिएगा, है ना, ये होगा आपको, यहां देखिए 2 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी ठीक है, आपको प्रवृत्ति होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की, है ना। और ये हो गया, इसके बाद हो गया H2 प्लस, H2 माइनस में बच्चे, है ना, माइनस में, क्योंकि इस पर एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है, तो ये आसानी से देने की प्रवृत्ति इसमें होगी। उसके बाद किसका अस्थायित्व होगा बच्चे? तो H2, है ना, H2 और प्लस का अस्थायित्व हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, आंसर हो जाएगा कौन सा बच्चे? तो आंसर हो जाएगा, एकदम ध्यान में रखना है, ये देखिए, है ना, ये थोड़ा सा इसमें क्या होगा भाई मेरे, इसमें देखिए, है ना, ये देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये H2, उसके बाद H2 सबसे ज्यादा अस्थायित्व हो गया, उसके बाद होगा H2 प्लस। ये देखिए, इसमें क्या है भाई, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी ये 1s1 है, तो इससे और एक इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा कठिन हो जाएगा, इसीलिए इसमें क्या होगा, IP इसका वैल्यू जो है ना, इसका बहुत ज्यादा होगा। जरा इस पर आइए, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है बच्चे, है ना, H2 माइनस है, 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये 1s2 तो है ही, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। ये कम अस्थायी होगा, सबसे कम अस्थायी, है ना, कम अस्थायी होगा। और सबसे अधिक अस्थायी कौन हो गया? तो भैया आपका H2 हो गया। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपको आंसर बच्चे, यानी सबसे अधिक अस्थायी ये होगा, उसके बाद ये होगा, और इसके बाद ये होगा। एकदम वैष्णवी झा जी, ठीक है, मैं एकदम पढ़ा दूंगा, और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्दी वहां पर बहुत सारे क्लासेस स्टार्ट में करूंगा, ओनली साइंस के नाम से, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, करा धारणीय विकास लक्ष्य उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा को पाने की असमानता घटाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए अवश्यंभावी है। निम्नलिखित 5 लक्ष्य 5 किस पर केंद्रित है? बच्चे बड़ा जरा मेरी बात समझिएगा, है ना। आपको सितंबर 2015 में आपको क्या आया? तो बच्चे SDGs आया, है ना, धारणीय विकास का लक्ष्य, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आया। कब आया? तो भैया ये सितंबर 2015 में लाया गया, सितंबर 2015 में, है ना, ये आया था।
और इसके अंतर्गत सबसे पहला जो काम था, ये देखिए 5 मुख्य लक्ष्य रखा गया, गोल रखा गया। तो कौन कौन सा गोल? गरीबी नहीं, ध्यान में रखना है, पहला लक्ष्य था गरीबी नहीं, है ना, गरीबी नहीं बच्चे। दूसरा भुखमरी नहीं, है ना, आपको भुखमरी को समाप्त करना है, भुखमरी नहीं होगा, है ना, भुखमरी नहीं। उसके बाद कौन सा लक्ष्य बच्चे, है ना, तीसरा लक्ष्य जो है वो ठीक है अच्छा स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती, ध्यान में रखिएगा, अच्छा स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती, अच्छा स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती, इस पर लक्षित किया गया, तंदुरुस्ती। और एक और लक्ष्य किया गया बच्चे, अच्छा स्वास्थ्य तंदुरुस्ती। उसके बाद है ना आपको एक और लक्ष्य किया गया, क्या है लक्ष्य बच्चे? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, है ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और तीसरा क्या हुआ बच्चे? शिक्षा हो गया। और 5वां नंबर हो गया लैंगिक समानता, लैंगिक समानता। तो ये 5 लक्ष्य को निर्धारित किया गया, कब? तो आपको ठीक है ये जो धारणीय विकास लक्ष्य है उसके अंतर्गत इसको रखा गया, है ना। तो ये देखिए क्या क्या हुआ बच्चे, यहाँ पर क्या नहीं होगा, कह रहा है क्वेश्चन में कि धारणीय विकास के लक्ष्य में कौन नहीं होगा। तो ठीक है यहाँ पर तो हमको सब लग रहा है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता पर हाँ, लिंग असमानता पर, उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण पर। तो यही क्या कर रहा है, धारणीय विकास लक्ष्य उत्तम स्वास्थ्य शिक्षा को पाने, असमानता घटाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए अवश्य संभाव्य निम्नलिखित में से 5 लक्ष्य 5 किस पर केंद्रित है? तो भैया इसमें से कोई आ रहा है? गरीबी नहीं, भुखमरी नहीं, अच्छा स्वास्थ्य तंदुरुस्ती, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता। तो इसमें से कोई नहीं आ रहा है बच्चे, है ना, कोई नहीं आ रहा है ना। असमानता, लिंग असमानता पर बोल रहा है, कोई नहीं आ रहा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है ना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा 2 चुंबकीय बल रेखाएं, भाई मेरे ये देखिए ये चुंबक है, ये क्या है? ये चुंबक है, और ये चुंबक का नॉर्थ पोल है, और ये चुंबक का क्या है? साउथ पोल है। देखिए चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं ठीक है नॉर्थ से क्या होगा? साउथ की तरफ गमन करता है, लेकिन चुंबक के अंदर क्या होगा? तो भाई मेरे चुंबक के बाहर यह क्या होता है? याद रखना है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, लाइंस ऑफ फोर्सेस किधर से किधर होगा? तो भाई साहब पहली बात ये ध्यान में रखिएगा कि डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन किधर से किधर होगा? तो ठीक है आउटसाइड मैग्नेट इसका डायरेक्शन होगा, आउटसाइड मैग्नेट इसका डायरेक्शन होता है किधर से किधर? तो नॉर्थ टू साउथ, है ना। इनसाइड मैग्नेट किधर डायरेक्शन होगा? तो इनसाइड मैग्नेट जो है याद रखिएगा, इनसाइड मैग्नेट इसका डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ होता है। और ये क्या होता है? तो भैया यह जो है आपको क्लोज्ड लूप है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो क्लोज्ड लूप होता है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ये क्या होता है? तो भाई साहब ये क्लोज्ड लूप होता है, बंद ठीक है वक्र होता है बच्चे, क्लोज्ड लूप होता है ना, बंद वक्र होता है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये भी ध्यान में रखना है। तो उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, गलत बात है। उत्तर या दक्षिण ध्रुव के निकट काटती है, गलत बात है। कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, ध्यान में रखिएगा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, है ना, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यही आंसर सही होगा बच्चे। जहां मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस काफी निकट होगा वहां आपको ठीक है मैग्नेटिक फोर्स जो है काफी प्रबल होगा, जहां दूर दूर होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काफी वीक होगा। तो ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए, है ना, बराबर क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश का वेग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो भैया प्रकाश का वेग c बराबर होता है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश याद रखिएगा, प्रकाश क्या है? तो भाई साहब प्रकाश जो है ना ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये देखिए ठीक है c बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट एग्जैक्टली ठीक है आपको यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इसकी जो है आपको यह कैसे उत्पन्न होता है? तो इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ठीक है ऑसिलेशंस ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रेडबर्ग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? बच्चे रेडबर्ग स्थिरांक कहां से आता है? भैया रेडबर्ग स्थिरांक को आर के द्वारा डिनोट करते हैं। और याद रखना है कि यह जो है ना आपको जब हम ठीक है जब हम स्पेक्ट्रल लाइंस को डील करते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस को याद रखना बच्चे, स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लाइंस को क्या करते हैं? लाइंस को ठीक है क्या करते हैं? तो बच्चे को स्पेक्ट्रल लाइंस का वर्णन करते हैं
तब आपका एक कांस्टेंट लिया जाता है, तब एक नियतांक लिया जाता है, तब एक नियतांक लेते हैं बच्चे, नियतांक लेते हैं, है ना, लेते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, लेते हैं, इसे रेडबर्ग स्थिरांक कहा जाता है, इसे रेडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है, रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। ध्यान में रखा बच्चे, रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, ये याद रखना है, कांस्टेंट कहते हैं। कहाँ से लेके आए बच्चे, तो ई देखिए डेल्टा ई ले रहे हैं, है ना, चेंज इन एनर्जी बराबर क्या होगा, तो भैया ये रेडबर्ग कांस्टेंट RH कर लीजिए इनटू, ठीक है, आपको 1/n1 स्क्वायर माइनस क्या 1/n2 स्क्वायर होता है, ये ध्यान में रखिएगा, n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होता है। और इस रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट आपको क्या होगा भाई मेरे, तो 1.09677, 1.09677 होता है ना, इंटू 10⁻7 पर मीटर लिया जाता है। तो ये बातें याद रखिएगा, ये स्पेक्ट्रल लाइंस को ये डिनोट करता है ना। तो रेडबर्ग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, तो एंगस्ट्रॉम नहीं बच्चे, है ना, ये या तो पर मीटर में लिखिए या पर सेंटीमीटर में भी इसको लिख सकते हैं बच्चे, पर सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, पर सेंटीमीटर, लेकिन यहीं पर SI इकाई पूछता तब पर मीटर होता। तो ये बातें याद रखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे, है ना। एंगस्ट्रम नहीं होगा भाई मेरे, है ना, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड ये तो होगा ही नहीं, एंगस्ट्रम होगा ही नहीं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक ये नहीं होगा, एंगस्ट्रम नहीं होता है बच्चे। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻10 मीटर होता है ना, तो ये नहीं होगा, है ना, पर सेंटीमीटर, या ठीक है ये होगा भाई मेरे आपको, है ना, एक ही आंसर यहाँ पर निकल के आ रहा है, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं होगा किसी भी हाल में। आगे बढ़ते हैं, हृदय की मांसपेशी, देखिए हृदय जो होता है ना भाई मेरे, ये कैसे होता है, ये देखिए ये ऐसा होता है, हृदय ऐसा होता है, 4 चेंबर। देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए ये कैसा होगा, तो भाई मेरे ये हल्का सा जो है ना, ये सिलेंड्रिकल होता है ना, सिलेंड्रिकल होगा बच्चे। कैसा होगा, तो भाई साहब ये हल्का सा आपको बेलनाकार होता, साखित होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि यहां देखिए, यहां सबसे पहले इसमें क्या आएगा, तो भाई इसमें आ जाता है ना, आपको वेना केवा, याद रखना बच्चे, वेना केवा आता है, यानी आपको शरीर से अशुद्ध रक्त यहाँ पर इस भाग में आता है। इसको 4 चैम्बर में बदल दीजिए, है ना। इसको बोलते हैं क्या, तो भाई मेरे इसको बोलते हैं आपको, है ना, ये बोलते हैं अलिंद, है ना, अलिंद, और इसको निलय कहा जाता है, यानी इसको बोलते हैं आपको वेंट्रिकल बोलते हैं, और ये अलिंद होता है ना, अलिंद, और ये क्या होता है, निलय होता है बच्चे, निलय होता है ना। ये हो गया आपको दायां अलिंद, ऑरिकल बोलते हैं इसको, है ना। ये हो गया राइट ऑरिकल, और ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये क्या हो गया लेफ्ट ऑरिकल, और ये क्या हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना। तो ये साखित भी होगा, क्योंकि यहां से आपको फिर क्या होगा, तो पल्मोनरी आर्टरी निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी निकलता है बच्चे, पल्मोनरी आर्टरी निकलता है ना, पल्मोनरी आर्टरी निकलेगा जो आपके फेफड़े में पहुंचता है बच्चे। कहाँ पहुंचेगा, तो ये देखिए ये आपको फेफड़े में पहुंचता है ना, ये पहुंच गया अशुद्ध रक्त को लेकर के, और ये शुद्ध रक्त होता है, और यहाँ से आपको लेफ्ट, ठीक है, आपको किसमें बच्चे, ऑरिकल में आपको रक्त पहुंचेगा, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वैन कहते हैं। पल्मोनरी वैन के द्वारा शुद्ध रक्त कहाँ पहुंचा, तो लेफ्ट ऑरिकल में, और यहाँ पर क्या होता है बच्चे मेरे, बायकप्सिड होता है, और यहाँ पर क्या होता है, ट्राइकप्सिड होता है ना, ट्राइकप्सिड बल्ब होता है। तो कहने का अर्थ ये काफी साखित होगा, और इसकी मांसपेशी जो है ना वो एकल नाभिक का बना होता है। तो हृदय की मांसपेशियां याद रखना बच्चे, ये क्या होता है, तो अनैच्छिक होता है, अनैच्छिक होता है, आपके इच्छा के अनुसार ये काम नहीं करेगा, है ना। और क्या होगा, बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है, एकदम याद रखेगा, ऐसा होगा बेलनाकार, ये कभी इसको मूव नहीं करने देगा। फिर क्या होगा बच्चे, तो साखित होगा, ब्रांच्ड होगा, और क्या होगा, तो इसमें आपको, ठीक है, आपको एकल नाभिक पाया जाएगा, यानी सिंगल आपको न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये ध्यान में रखना बच्चे, ठीक है, सिलेंड्रिकल होगा, ब्रांच्ड होगा, और सिंगल न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो ये मसल्स है, कौन सा मसल है भैया, तो ये है आपको, हाँ आपको कौन सा मसल है, तो बेलनाकार मसल्स होता है ना। हृदय की मांसपेशियां इनवॉल्यूंटरी होता है, एकदम सही है। चलिए, निम्न में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म प्रोटीन का अनुभार अधिकतम शुद्धता से दे सकता है। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, क्या कह रहा है भाई, प्रोटीन जब भी चर्चा करते हैं तो प्रोटीन क्या होता है भाई साहब, प्रोटीन जो है ये आपको बना किसका होता है, तो ये बना होता है, हाँ
आपके कार्बन, है ना, इसके बाद हाइड्रोजन, इसके बाद नाइट्रोजन का बना होता है ना। और ठीक है, इसको याद रखिएगा बच्चे, प्रोटीन का जो अनुभार निकालना है, किसका निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हम इसका ऑस्मोटिक दाब निकालते हैं ना। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिस प्रोसेस की का यूज करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं परासरण दाब, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा इसका आप क्या मापते हैं बच्चे, तो अनुभार अधिकतम शुद्धता से मापा जाता है। हम क्या करेंगे इसको, तो बच्चे ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का अप्लाई करेंगे, देन आफ्टर इसका अनुभार निकालते हैं। प्रोटीन जो होता है वो शरीर निर्माता होता है, ध्यान में रखना है, ये शरीर निर्माता होता है, ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है ना। और ऑस्मोटिक में क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है भाई मेरे, है ना। तो आपको पता होनी चाहिए कि ये देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ठीक है पदार्थ का फ्लो करवाया जाता है, जिससे आपको अति शुद्ध तरीके से आपको क्या होगा बच्चे, तो मॉलिक्यूलर वेट मेजर्ड किया जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, आंसर हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अपचयन अभिक्रिया कौन है। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अपचयन और उपचयन होता है। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर अगर क्या होगा भाई मेरे, बढ़ेगा, है ना, तो इसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। उपचयन, ऑक्सीडेशन कहेंगे, इसको बोलते हैं उपचयन। क्या बोलेंगे, उपचयन। उपचयन कहा जाता है बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा, उपचयन कहते हैं, है ना। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या होगा, घट जाता है, तो इसी को बोलते हैं रिडक्शन, और ये होता अपचयन, है ना। जरा देखिए बच्चे, अपचयन होता है। चलिए हम करके देखते हैं, है ना। यहां देखिए ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा, तो Cl का -1 होता है भैया भाई मेरे इक्वेशन में, तो -1, और यहां पर क्या हुआ, -2 आ गया, है ना। Cl2 है तो यहां क्या आ गया, +2 आ गया। जरा इसका देखिए, ये Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि फ्री स्टेट में पाया जाता है। जरा इस पर बात कीजिए बच्चे, तो ये -3 हो गया, इसका देखिए +3 हो गया। तो भाई ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो भाई साहब आपको फ्लो फेरस की बात करें तो यहां बढ़ रहा है, तो यहां उपचयन हो रहा है ना, ना कि अपचयन हो रहा है। एकदम ध्यान में रखना बच्ची। तो ऑक्सीडेशन नंबर फेरस का यहां पर क्या हो रहा, बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो गया, तो इसका आपको हो जाएगा उपचयन। जरा इस पर बात करते हैं बच्चे, H2S। तो यहां देखिए बच्चे, हाइड्रोजन का +1 होता है ना, हाइड्राइड में, तो यहां क्या हुआ, +1 हो गया, और यहां पर क्या हुआ, ये +2 आ गया, इसका हो गया +2, कोई दिक्कत नहीं है। जरा इस पर बात कीजिए, इसका क्या हुआ, H2 का, ये भी +2 हो गया, क्योंकि H का +1 होता है तो +2 हो गया। तो यहां क्या हुआ, तो भाई मेरे ठीक है, ये भी आपको क्या हो जाएगा, तो +2 ही होगा, है ना। H2O2 की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का आ जाएगा +1 आ गया, तब ना ये बैलेंस होगा, है ना, -1 आ जाएगा, तब ये बैलेंस होगा बच्चे, है ना, -1 आ जाएगा, है ना, तब ये बैलेंस होगा। तो ये -2 आ गया -1 के बदले में। चलिए यहां देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे, ये हाइड्रोजन का क्या होगा, तो हाइड्रोजन का यहां पर +1 आ गया, कोई बात नहीं है ना। तो चूंकि 2 हाइड्रोजन है तो ये आ गया +1 गुना 2 +2, तो ये +2 रह गया सल्फर का, है ना। यहां देखिए हाइड्रोजन का +1 हो गया, है ना, तो 2, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, तभी ये 2 के बराबर होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए क्या करते हैं, सल्फर का, सल्फर फ्री स्टेट में पाया जा रहा है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 आ गया। और जल का ऑक्सीडेशन नंबर यहां देखिए -2 होगा, और यहां पर +2 होगा। तो ये ध्यान में रखिए बच्चे, चूंकि हाइड्रोजन है +1 गुना 2, तो चूंकि बैलेंस आपको करने के लिए आसानी होगा, इसीलिए। तो यहां देखिए आपको हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चे बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना। तो यहां पर भी आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। जरा इस पर बात करते हैं, फेरस पर बात करते हैं। Fe, तो Fe यहां देखिए +3 हो गया, और यहां देखिए ये क्या हो गया, +2 हो गया, है ना बच्चे। तो ये ज्यादा बेहतर आंसर कौन होगा, तो ये आपको C नंबर होगा। ध्यान में रखना बच्चे, ज्यादा बेहतर आंसर क्या होगा, तो चूंकि यहां पर डायरेक्ट देखिए लोहा का ऑक्सीडेशन नंबर यहां +3 है, यहां +2 हो गया, तो इसीलिए रिडक्शन अभिक्रिया कौन होगा, तो आपको C नंबर ज्यादा बेहतर आंसर होता है। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर आपसे पूछेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, कह रहा HIV एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। HIV का पूर्ण रूप क्या है, तो बच्चे आपको पता होगा कि HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन ठीक है इम्यूनो वायरस होता है। एक्चुअली यह एड्स उत्पन्न करता है, इम्यूनो वायरस होता है, और ये क्या करता है, यही वायरस जो है ना एड्स प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस एड्स प्रोड्यूस करता है, एड्स उत्पन्न करता है बच्चे, एकदम ध्यान में रखना, एड्स उत्पन्न करता है। और ये भी ध्यान में रखना है
कि ये जो वायरस है इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये रेट्रो वायरस होता है बच्चे। कौन सा वायरस है? रेट्रो वायरस होता है। और ये भी ध्यान में रखना है कि ये वायरस जो है ना वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड कौन सा वायरस होगा? तो आरएनए वायरस होता है। आरएनए वायरस इसे कहा जाता है बच्चे। तो ये सब बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहलाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहलाता है। तो ये ध्यान में रखेगा, और ये आपके प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करने का काम करता है। आगे देखते हैं, कह रहा खाने योग्य भाग के संबंध में निम्न में से कौन सा ठीक प्रकार से मेल नहीं खाता है? तो लीची। लीची में देखिए, लीची का बाहरी परत को हम हटा देते हैं और ये अंदर वाले भाग को यानी मेसोकार्प खाते हैं बच्चे। मेसोकार्प, मध्य फल भित्ति हम खाते हैं किसमें? लीची में, है ना। लीची का ऊपर वाला भाग हटा देते हैं, अंदर में क्या होता है? गुठली होता है बच्चे, है ना, लीची में। तो मध्य फल भित्ति हम खाते हैं। तो लीची अंतः फल भित्ति गलत दिया हुआ। अंतर फल भित्ति तो क्या होता है बच्चे? गुठली होता है, खाएंगे नहीं बच्चे। खजूर फल भित्ति खाते हैं, सही है। नारियल भ्रूणपोष खाते हैं, एकदम सही है बच्चे, ध्यान में रखना है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए ठीक है, सेब जो है ना, सेब क्या है? तो सेब जो है ना आपको याद रखना है बच्चे, सेब का थैलमस भाग हम खाते हैं, थैलमस खाते हैं बच्चे, ध्यान में रखना है, सेब का थैलमस खाते हैं। यदि लीची की बात करता है तो लीची का हम एरिल, एरिल, लीची को क्या कहते हैं? एरिल, 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 एरिल कहा जाता है बच्चे। तो ये याद रखना, एरिल भाग हम खाते हैं। तो ये बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, तो एकदम याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, प्रगलन के लिए आपको प्रयुक्त बात्य भट्टी, प्रयुक्त भट्टी को आप क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी तुरंत मैंने बताया था कि देखिए स्मेल्टिंग के लिए, स्मेल्टिंग जो है, स्मेल्टिंग जो है, मैंने कहा था बच्चे स्मेल्टिंग में किसका प्रयोग करते हैं? स्मेल्टिंग में तो क्या फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, फ्लक्स का उपयोग किया जाता है गलाने के लिए, फ्लक्स का उपयोग, ठीक है। अयस्क में उपस्थित, याद रखना बच्चे, अयस्क में उपस्थित, है ना, उपस्थित क्या? तो अशुद्धियों को गलाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, अशुद्धियों को गलाने के लिए, अशुद्धियों को गलाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, है ना, गलाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, प्रयोग में लाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रयोग में लाते हैं, है ना, ये बातें याद रखिए बच्चे। इसके लिए जो फर्नेस का प्रयोग करते हैं उसको वात्य भट्टी कहा जाता है। कौन सा भट्टी कहेंगे? तो वात्य भट्टी कहते हैं, फर्नेस कहा जाता है बच्चे। चलिए, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच रिक्त स्थान को परावैद्युत नियतांक के के द्रव द्वारा भर दिया जाए। देखिए ये आपको संधारित्र है, और इसमें आप जब आपने द्रव को भर दिया पूरा यहाँ से वहाँ, तो C बराबर होता है क्या बच्चे? के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या? ये डी होता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, डी हो गया, है ना। तो आपको संधारित्र का जो कैपेसिटी है वो के गुना क्या होगा? बढ़ जाएगा, के गुना क्या होगा? बढ़ जाएगा। संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है बच्चे। तो C बराबर संधारित्र की धारिता के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। जब इसमें के, तो आपको परावैद्युतांक का लिक्विड भरा जाएगा। और संधारित्र की धारिता क्या होती है? तो धारिता C बराबर होता है बच्चे Q बाय V, है ना, Q बाय V, चार्ज बटा पोटेंशियल होगा, चार्ज बटा पोटेंशियल होता है, चार्ज अपॉन क्या हुआ? पोटेंशियल हो जाता है। और इसका यूनिट क्या होता है? तो भाई साहब इसका यूनिट हो जाता है कूलम्ब पर वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट होता है। और इसे क्या कहते हैं? तो भाई साहब इसे फेराड कहा जाता है। कूलम्ब पर वोल्ट को आप क्या कहते हैं? तो फेराड कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। आगे देखते हैं, देखिए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। बच्चे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है ना, इसमें क्या किया जाता है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी, ये इसमें क्या होता है बच्चे? डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें आप क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी, इसमें, है ना, डीएनए के छोटे भाग को काट लिया जाता है ना, डीएनए के छोटे भाग को काटते हैं, छोटे भाग को क्या करते हैं बच्चे? छोटे भाग को काटते हैं, है ना, काट लेंगे, काटते हैं किसके द्वारा? तो भाई मेरे काटते हैं रेस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लिएज के द्वारा। इसे सीजर ऑफ डीएनए कहा जाता है, रेस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लिएज बच्चे। इसके द्वारा आप काट लेते हैं किसको? डीएनए के टुकड़े को, और फिर जाकर के आप पीसीआर टेक्निक, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के द्वारा इसको क्या करते हैं? लंबा कर लेते हैं बच्चे, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन कराते हैं और बहुत बड़ा बड़ा सीट में बदल लेते हैं बच्चे।
पॉलीमेराइज बच्चे, राइज चेन रिएक्शन इसको कराते हैं, और जिसके द्वारा आप क्या करते हैं, तो इसको हम बड़े बड़े टुकड़ों में बांट लेते हैं और इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप यूज करते हैं। किसमें करेंगे, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका यूज करते हैं। किसका, तो पीसीआर का, पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन का यूज किसमें किया जाता है, तो भाई साहब इसका यूज करते हैं, आपको है ना याद रखना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। अच्छा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किसमें किया जाता है, तो बच्चे ठीक है, आपको पैतृत्व का पता लगाने के लिए, हमारे पिता कौन है उसका पता, पैतृत्व का पता बच्चे ठीक है पता लगाने में, और भी बहुत सारे कामों में इसका यूज करते हैं, है ना। किसमें किसमें और भी करेंगे बच्चे, जैसे यूज करते हैं, है ना, आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है ना, ये ध्यान में रखनी है आपको। आगे देखते हैं, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध जीवन काल 60 दिन है, तो 360 दिन के बाद इसकी प्रतिशत सक्रियता क्या होगी। आसान सवाल है भाई साहब, कैसे आसान सवाल है, तो ये देखिए हमको इसकी सक्रियता निकालनी है, कोई बात नहीं है भाई साहब। टी बराबर क्या होता है, तो ये देखिए टी बराबर होता है कुल समय बराबर क्या होगा, तो भाई साहब ये देखिए अर्ध आयु गुना एन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, तो कुल समय दिया हुआ 60 दिन, 360 दिन, और अर्धायु दिया हुआ कितना 60 दिन, है ना। इनटू क्या कर दीजिए बच्चे, एन, एन निकाल लीजिए अर्धायु, है ना। ये अर्धायु का क्या निकाल रहे हैं, एन निकाल रहे, फैक्टर निकाल रहे हैं, तो एन बराबर निकल गया कितना 360 बटे कितना, तो बच्चे 60 निकल गया, इसको भगा दे दीजिए, तो 1 बटे क्या हो गया, तो भाई मेरे 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आपको सक्रियता की बात कर रहा सक्रियता यानी एक्टिविटी निकालने के लिए बात कर रहा है बच्चे, सक्रियता। तो क्या करेंगे, सक्रियता बराबर क्या होता है, एकदम ध्यान में रखना है, सक्रियता कैसे निकालेंगे, तो सक्रियता बराबर होता है, एकदम समझिएगा बच्चे इसको, सक्रियता बराबर क्या होगा, तो भाई साहब ठीक है आपको 100 बटे कितना कर लीजिए 2 to the power 6 कर लेते हैं, है ना, 2 to the power 6। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो भैया ये 100 आ गया और इसको भगा दीजिए, कितना आता है, तो ये देखिए 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या 8, 8 दूनी कितना 16, 16 दूनी कितनी 32, 32 दूनी कितना 64 बच्चे, है ना, 64 आ जाएगा, 100 बटे 64, है ना, 100 बटे 64 कर दिए, सही है ना। 2 दूनी 4, है ना, 1 1 2 3 4 5 और 6, है ना, तो 2 दूनी 4, 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, कोई बात नहीं, काटिए इसको, है ना। तो ये देखिए ये काटिए बच्चे, तो ये कटेगा किसमें, तो 16 चौके 64, है ना, 4 16 ही 64, और 4 25 अंक कितना हो गया 100 आ गया, है ना, 4 25 अंक 100। अब देखिए 25 बटे 16, 25 बटे 16, अब देखिए भागा दीजिए बच्चे, कितना होगा 16 का 16, है ना, कितना आएगा, तो यहाँ आ गया 9 जीरो, तो लगभग 16 पंचे 80, है ना, और 1.5625% आ जाएगा बच्चे, यानी कितना हो जाएगा 1.5625% आपको क्या होगा, सक्रियता इसकी निकल जाएगी। देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत आसान तरीके से निकाल लेते हैं। पहले क्या करते हैं, एन का मान निकालते हैं, और सक्रियता निकालने के लिए 100/2 to the power n कर लेते हैं, तो तुरंत आपको सवाल बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एसिटिक एसिड का क्रियात्मक समूह क्या है बच्चे, इसको कीटोन कहते हैं, है ना, कीटोन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, और ठीक है कीटोन हो गया। OH जो है ना ये अल्कोहल ग्रुप है बच्चे, अल्कोहल ग्रुप है, और C डबल बॉन्ड O, है ना, याद रखना बच्चे C डबल बॉन्ड OH होना चाहिए था, है ना। ये किसका हो गया, ये OH ऊपर में, है ना, OH ऊपर में, C डबल बॉन्ड O OH, है ना, ये है, ये क्या हुआ, तो भाई मेरे ये पूरा एसिटिक ये क्या हुआ, एसिड का फॉर्मूला है, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है सूत्र बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र हो जाता है, याद रखना है, सूत्र हो जाएगा क्या, तो भाई यहाँ CnH2n, है ना, CnH2n+1, और क्या हो जाएगा COOH आ जाएगा, और अगर पहला n बराबर 1 अगर कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा क्या, n बराबर अगर हम 0 कर लेते हैं तो ये आ जाएगा C, ठीक है, H3, n बराबर 1 कर लीजिए, n बराबर 1 कर लीजिए, तो ये आ जाएगा CH3COOH, इसे ही एसिटिक एसिड कहा जाता है, एसिटिक एसिड कहते हैं बच्चे। n बराबर अगर 0 करते तब क्या होता है, तो ये आ जाता है HCOH, HCOH आ जाता है, इसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। इसको कौन सा एसिड कहते हैं, तो फॉर्मिक एसिड कहते हैं, तो ये भी ध्यान में रखनी चाहिए आपको। तो एसिड मतलब क्या होगा, एसिटिक एसिड या एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो COOH होगा बच्चे, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, यदि मानव हृदय की आवृत्ति 1.25 मेगाहर्ट्ज है तो 1 मिनट में हृदय के धड़कन की संख्या कितनी होगी बच्चे, 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या को याद रखना है, 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या को, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, इसको क्या कहा जाता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को याद रखना बच्चे, इसे ही कहते हैं, 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को आवृत्ति कहते हैं।
आवृत्ति कहते हैं बच्चे, है ना। 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को, तो बच्चे 1 सेकंड में क्या हुआ, 1 सेकंड में कितना बार दोलन हुआ, तो 1.25, है ना। तो 60 सेकंड में निकाल लीजिए ना, तो 1.25 गुना कितना, 60 बच्चे, है ना। चूंकि 1 मिनट की बात कर रहा है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना। गुना कर दीजिए बच्चे, तो क्या होगा, ये 75 हो जाएगा। 75 आपको वाइब्रेशंस होगा, 75 वाइब्रेशंस होगा। कुछ भी नहीं है सर भाई साहब, एकदम सवाल आसान है, 75 हो जाएगा 1 मिनट में धड़कन। तो ये बातें याद रखनी है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी गैस कीप उपकरण द्वारा बनाई जाती है, बच्चे याद रखना है। ये देखिए, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है ना। तो म्यूरेटिक एसिड कहते हैं इसको। कौन सा एसिड कहते हैं, म्यूरेटिक एसिड कहते हैं, म्यूरेटिक एसिड कहा जाता है। और ये अमोनिया है, हैबर विधि के द्वारा बनता है, हैबर विधि द्वारा बनता है, हैबर विधि द्वारा बनता है, जहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाई जाती है, जिससे आपको अमोनिया गैस का निर्माण होता है ना। कह रहा है कि किसका निर्माण करेंगे, कीप विधि द्वारा, है ना। अमोनिया का, हाइड्रोजन क्लोराइड का और हाइड्रोजन सल्फाइड की बात कर रहा है बच्चे। तो ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण हम लोग किस विधि द्वारा करते हैं, तो कीप विधि द्वारा करते हैं, है ना। ध्यान में रखना है। जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड सीधा सीधी हाइड्रोजन को किससे अभिक्रिया करवा दीजिए, तो बच्चे क्लोरीन से अभिक्रिया करवा देते हैं, जहां हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड इजी गोइंग में, ठीक है, निर्मित नहीं होता, इसीलिए इसको कीप विधि द्वारा हम बनाते हैं। हाँ, जबकि अमोनिया का निर्माण हैबर विधि द्वारा किया जाता है। बड़ी अच्छी बात है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गंधक जब सल्फ्यूर नाइट्रिक अम्ल में डाला जाता है तब कौन सी गैस बाहर निकलती है, बच्चे ये सल्फर है ना। सल्फर को आपने क्या कर दिया, तो नाइट्रिक अम्ल में हम डालते हैं। किस अम्ल में डालते हैं, तो भैया आपको नाइट्रिक अम्ल में डालते हैं। याद रखना बच्चे, किसको डाल रहे हैं नाइट्रिक अम्ल में, तो ठीक है, आपके सल्फर को डाल रहे हैं आपको नाइट्रिक एसिड में। ठीक है, आपको सल्फर को डाल रहे हैं नाइट्रिक एसिड में। ले लीजिए 6HNO3, है ना, सल्फर प्लस नाइट्रिक अम्ल, HNO3 आ गया। कौन सा गैस बनेगा भाई मेरे, तो ध्यान में रखिएगा कि इसमें H2O बनेगा, है ना, H2O बनेगा, H2O बनेगा। और क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा, H2SO4 बनेगा। और क्या बनेगा भाई मेरे, तो यहां नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, 6NO2 गैस का निर्माण होता है, और इसे ब्राउन गैस कहा जाता है बच्चे, ब्राउन गैस कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, कौन सा गैस कहेंगे, ब्राउन गैस। तो ये क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। कौन सा गैस होता है, तो भाई साहब ये नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कुछ गैस का निर्माण होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होगा, और जो NO2 है, और इसे ब्राउन एयर कहा जाता है बच्चे, ब्राउन एयर कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। नाइट्रिक अम्ल को याद रखना बच्चे, HNO3 को आप क्या कहते हैं, तो भाई साहब HNO3 को आप ठीक कहते हैं एक्वाफोर्टिस कहा जाता है, एक्वाफोर्टिस कहते हैं, एक्वाफोर्टिस कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, एक्वाफोर्टिस कहते हैं, यानी आपका जो नाइट्रिक अम्ल होता है उसे एक्वाफोर्टिस कहा जाता है। तो बड़ा अच्छा सवाल है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कारण धमनियां रक्त का वहन करती है, कैसा वहन करती है बच्चे, तो धमनी जो है ना, धमनी में, ठीक है, धमनी में याद रखा बच्चे, धमनी में यानी आर्टरी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। आर्टरी में क्या होगा, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह। और शुद्ध रक्त में क्या होगा, रक्त का प्रवाह होता है। शुद्ध रक्त में क्या होगा भाई मेरे, तो रक्त होगा, है ना। शुद्ध रक्त में रक्त होगा प्लस क्या होगा, तो बच्चे इसमें O2 होता है, यानी आरबीसी और क्या हो जाएगा, तो भाई साहब आरबीसी और इसमें O2 के मिश्रण को आप क्या कहेंगे, तो बच्चे इसे ही आप कहते हैं, हाँ, ऑक्सीजनित रक्त कहा जाता है, और ये ऑक्सीजन युक्त धमनी में होता है। जबकि सीरा में क्या होगा भाई मेरे, सीरा में, है ना, सीरा को बोलते हैं वैन, है ना, वैन कहा जाता है। और वैन में आपको क्या होगा, तो बच्चे रक्त होगा प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ना। रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण का यूज हम लोग इसमें करते हैं, है ना। इसको आपको क्या कहते हैं, कार्बोनेटेड या कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। कौन सा रक्त बच्चे, अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, किसमें, सिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है और बहुत महत्वपूर्ण भी है आपके लिए। आगे देखते हैं बच्चे, कौन सी तरंगें निर्वात में गति नहीं करती हैं, तो भाई साहब भूकंपीय तरंग जो है निर्वात में गमन नहीं करेगा। जबकि ठीक है, आपको प्रकाश तरंग और एक्स तरंग दोनों क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरण और क्या भाई मेरे, एक्स किरण और ठीक है आपको प्रकाश तरंग दोनों क्या है, EMW है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, दोनों क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, माध्यम, इसके गमन के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, इसके गमन के लिए क्या है भाई मेरे, के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, माध्यम
आवश्यक नहीं है, इसीलिए ठीक है आपको यह निर्वात में गमन करता है ना, तो निर्वात में गमन करेगा। जबकि भूकंपीय तरंग जो है बच्चे इसको बोलते हैं क्या, तो ठीक है ये दो तरह का वेव होता है, एक होता है एस वेव है ना, एस वेव सेकेंडरी वेव बोलते हैं, दूसरा प्राइमरी वेव होता है बच्चे। सेकेंडरी वेव जो है ये ट्रांसवर्स होता है, कैसा नेचर होगा, ट्रांसवर्स नेचर होगा है ना, ट्रांसवर्स वेव होता है, जो आपको क्या है सरफेस वेव्स है ना। और पी वेव्स जो है ये लॉन्गिट्यूडनल होता है बच्चे, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपको भूकंपीय तरंग जो है ये आपको निर्वात में गमन नहीं करता है, क्योंकि यह ट्रांसवर्स और क्या होता है तो बच्चे लॉन्गिट्यूडनल होता है। बहुत अच्छी बात है, कोई 73 में फंसे हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। H2O द्विध्रुवीय है जबकि BeFl2 अध्रुवीय है, क्यों, तो भाई मेरे ये देखिए H2O द्विध्रुवीय इसीलिए है क्योंकि H2O याद रखना बच्चे, H2O ये ठीक है आपको 2H प्लस और क्या होगा आपको O2 माइनस का निर्माण कर लेता है, दो ध्रुवों का निर्माण करता है। और यहां पर आपको क्या हुआ भैया मेरे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है यह ठीक है आपको वेंट शेप का होता है, कैसा होगा वेंट शेप, रेखीय नहीं होता बच्चे, कोणीय होता है, हल्का सा क्या होगा तो कोणीय होगा, जिसकी वजह से है ना आपको H2O क्या होगा द्विध्रुवीय है ना, क्योंकि ये कोणीय होता है और इसका आकार वेंट शेप का होता है बच्चे। जब भी जल का आकार के विषय में बात करेगा तो वेंट शेप की बात करेंगे बच्चे, कोणीय होता है। जबकि BeF2 क्या होगा रेखीय होगा, कैसे होगा तो ये देखिए बेरिलियम है और यहाँ एक फ्लोरीन और इधर एक फ्लोरीन आकर के जुड़ जाएगा और ये अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, जिसकी वजह से आपको ठीक है क्या होगा तो H2O द्विध्रुवीय होता है जबकि BeF2 अध्रुवीय होता है बच्चे। H2O कोणीय होगा, इसका आकार V शेप का होता है ना, वेंट शेप होता है, लेकिन जबकि ठीक है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाता है, लेकिन BeF2 जो है ना ये प्रबल रेखीय होता है क्योंकि F जो है फ्लोरीन जो है अत्यधिक विद्युत ऋणात्मकता युक्त होता है, जिसकी वजह से यह इसको अपनी ओर खींचेगा और इसका आकार रेखिक होता है। ध्यान में रखना बच्चे, कैसा होगा तो रेखिक आकार का होता है, कौन तो आपको ठीक है BeF2 है ना, तो बेरिलियम फ्लोराइड। आगे देखिए एस्पारोगैरा होता है बच्चे, एस्पारोगैरा देखिए ठीक है, एस्पारोगैरा को याद रखना बच्चे हम क्या कहते हैं तो फिलामेंटस अलगी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। जैसे एस्पारोगैरा जो है ताजा जल का स्वतंत्र प्लावी शैवाल होता है, यानी ताजे जल का स्वतंत्र प्लावी शैवाल होता है, कौन एस्पारोगैरा, और ये फिलामेंटस होता है बच्चे, फिलामेंटस होगा है ना, फिलामेंटस होता है। और ध्यान में रखिएगा कि इसे क्या कहते हैं तो वाटर सिल्क भी कहा जाता है, वाटर सिल्क भी कहते हैं किसको तो आपके एस्पारोगैरा को है ना, एस्पारोगैरा को वाटर सिल्क भी कहा जाता है। और बच्चे ये फिलामेंटस होता है और ये चूंकि शैवाल है तो ये ऑटोट्रॉपिक होगा बच्चे, कैसा होगा तो ऑटोट्रॉपिक, स्वपोषी भी होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा ऑटोट्रॉपिक होता है ना। और चूंकि ये शैवाल है तो जनरली ये ठीक है क्या होगा तो भाई मेरे ठीक ऑटोट्रॉपिक होगा, इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। आगे देखिए कह रहा है एक कप में 250 ग्राम जल है, जल के कप में उपस्थित धनात्मक आवेशों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। अच्छी बात है बच्चे निकाल लेते हैं धनात्मक आवेश कितना होता है। तो सबसे पहले 250 ग्राम बच्चे, आप सभी बच्चों को पता है कि H2O यानी ये कितना ग्राम हो गया तो H2O बराबर होता है ना, H2O बराबर होता है कितना तो बच्चे 2 गुना 1 कर लीजिए प्लस ऑक्सीजन का 16 कर लीजिए, 18 ग्राम हो गया है ना। 18 ग्राम बराबर 1 मोल होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए भाई मेरे, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया ठीक है आपको 250 बटे कितना 18, कोई बात नहीं है ना, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। यानी नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं तो गिवन मास बटा मोलर मास के अनुपात को आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, जिसका प्रयोग मैंने यहां पर किया है, कोई बात नहीं। अब देखिए हाइड्रोजन में कितने तो आपको हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया है ना, और चूंकि एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिलाकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी है ना। तो अब बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स गुना एवोगाड्रो नंबर है ना, ये हो गया आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ क्या बच्चे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं है ना। और एक मॉलिक्यूल में कितना आपको इलेक्ट्रॉन तो भाई मेरे एक मॉलिक्यूल में याद रखना है कि आपको 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन कर लीजिए है ना। चलिए कोई बात नहीं है, तो यहां देखिए n का मान कितना होता है भाई मेरे तो 250 बटे कितना 18, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। चलिए 10 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है भैया मेरे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होता है। तो यह आवेश निकल गया है ना, टोटल आवेश निकल गया। तो ये देखिए लगभग 6×3=18, कोई बात नहीं है ना। अब देखिए 250 गुना 10 तो 2500 हो गया भाई मेरे है ना, गुना क्या 1.6
है ना, गुना किया तो ये देखिए 23 में से 19 को घटा दीजिए, 10 टू द पावर -4 आ गया, 10 टू द पावर 4 आ गया, 4 आ गया बच्चे। अब इसको गुना कर दीजिए, इससे इसको गुना कर देते हैं, किससे किसको, तो भैया इससे इसको गुना कर देते हैं, याद रखना बच्चे, इससे इसको गुना कर देते हैं। देखिए कितना होगा, है ना, तो ये देखिए गुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा, गुना कीजिए इसको, है ना, इसको गुना कीजिए, क्या आ गया, 25 छक्का 150 का, जीरो हाथ में कितना, तो भाई मेरे ठीक है 25 छक्के 150, है ना, 150, ये पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ 10 लीजिए, इसको इसको काट दीजिए, तो 16 पंचे 80 का, जीरो हाथ में कितना 8, 16 दूनी 32, 8 40, ये 400 आ गया, है ना, एक शून्य और ले लीजिए और इंटू 10 टू द पावर 4 ले लीजिए बच्चे, 3 अंक इधर किसका, ये 4 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम्ब आवेश होगा। तो देखिए ठीक है 4 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम्ब आवेश कहीं पर है, तो नहीं है भाई साहब ऐसा। तो हमने क्या किया था, क्षेत्रीय 18 कर लिया और ये 3 हमने काटा, कहीं पर नहीं काटा बच्चे, तो ये 3 भागा देना पड़ेगा, सब में 3 भागा देना पड़ेगा, 3 भागा दे दीजिए 3 से, तो काटिए तो बच्चे 3 से भागा दीजिए, 3 3 9, लगभग 1.34 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम्ब हो जाएगा, 1.34 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम्ब हो जाएगा अब इस बच्चे, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, यहाँ 3 हमने छोड़ दिया था, उसी को यहाँ भागा दे दिए, तो बच्चे 1.34 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम्ब आवेश हो जाएगा। देखिए कैसे निकाले हैं, एकदम सरल तरीका है निकालने का बच्चे। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, उसके बाद एवोगाड्रो नंबर से उसको गुना कर दीजिए और एक मॉलिक्यूल जितना इलेक्ट्रॉन्स है उससे गुना कर दीजिए। फिर क्या कीजिए बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता है, उससे गुना कर दीजिए, तो आपका तुरंत वैल्यू निकल जाएगा। चलिए सबसे बड़ा विषाणु कौन है बच्चे, पॉक्स विषाणु को सबसे बड़ा विषाणु कहा जाता है, पॉक्स विषाणु। पॉक्स जनरली क्या होता है, 2 तरह का पॉक्स होता है भाई मेरे, एक होता है क्या, चिकन पॉक्स बोलिए, है ना, या स्मॉल पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है। ये किसकी वजह से होता है, तो भैया ये होता है आपको वेरिशिला, ठीक है, वेरिशिला वायरस की वजह से होगा, वेरिशिला वायरस की वजह से ये होता है बच्चे। ध्यान में रखना है कि आपको किसकी वजह से होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि वेरिशिला विषाणु के द्वारा होता है बच्चे, वेरियोला विषाणु के द्वारा, वेरियोला वायरस के द्वारा होता है, वेरियोला वायरस के द्वारा होता है। दूसरा क्या होगा, वेरियोला वायरस के द्वारा होता है। दूसरा कौन सा पॉक्स होता है, तो बच्चे इसको बोलते हैं चिकन पॉक्स, और ये किसके द्वारा होता है, तो ये वेरिशिला आपको ठीक है वायरस के द्वारा होता है। तो ये ध्यान में रखना बच्चे, सबसे बड़ा विषाणु आपको पॉक्स विषाणु होता है ना, और किसके आधार पर ये होता है, तो अकॉर्डिंग टू जीनोम, अकॉर्डिंग टू जीनोम बच्चे, अकॉर्डिंग टू जीनोम होता है। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि जब भी वायरस की बात करेगा तो वायरस जो होता है ना, वायरस ये 2 ही चीज का बना होता है बच्चे। वायरस इसमें क्या होता है, तो वायरस में आइदर इसमें न्यूक्लिक एसिड होगा, है ना, या इसमें क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, है ना। ये न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, और ठीक है बच्चे डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, या इसमें क्या होता है बच्चे, प्रोटीन होता है। यही 2 चीज का आपको बना होता है, कौन, वायरस बना होता है। देखिए वायरस को आप क्या कहते हैं, तो बच्चे वायरस जो है ना, इसको आप कह देते हैं क्या, तो नॉन लिविंग, ठीक है, आपको इसको क्या कहते हैं, कभी नॉन लिविंग कह देंगे, कभी लिविंग कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बच्चे, ना तो लिविंग कहते हैं ना तो नॉन लिविंग कहते हैं। यानी ये क्या कह देते हैं इसको कि नॉन लिविंग और नॉन लिविंग के ठीक है आपको सेंटर पर कौन है, तो वायरस है। और प्रथम वायरस जो खोजा गया था उसका क्या नाम है, तो बच्चे टीएमवी वायरस है, टोबैको मोजाइक वायरस पहला वायरस है जिसकी खोज की गई थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई मेरे, रेडियम का अर्ध आयु काल 1600 वर्ष है, तो रेडियो एक्टिव स्थिरांक की गणना कीजिए। अच्छी बात है बच्चे, तो आपको पता है कि अर्ध आयु बराबर हो क्या होता है, तो 0.693 बटे लेमडा होता है, और लेमडा को आप क्या कहते हैं, डीके कांस्टेंट कहते हैं, डीके कांस्टेंट कहा जाता है, या आपको डीके कांस्टेंट कहते हैं, या आपको रेडियो एक्टिव स्थिरांक कहा जाता है। तो लेमडा निकाल लीजिए, लेमडा बराबर क्या हुआ, 0.693 अपॉन क्या हुआ, टी हाफ हो गया, और टी हाफ का वैल्यू देखिए कितना है, 0.693 अपॉन 1600 कर दीजिए, और इसको बच्चे पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ 1000 आ जाएगा, और 1000 से भागा दे देंगे और निकाल लेंगे, तो लगभग हमको लगता है कितना आना चाहिए, तो लगभग जो है वो आ जाएगा 4.35 इंटू 10 टू द पावर -4 आ जाएगा, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चे, ये भी याद रखना है कि डीके कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता है ना। रेडियो एक्टिव स्थिरांक में डीके कांस्टेंट जो है इसका कोई यूनिट नहीं होता है, डीके कांस्टेंट का यूनिट कोई नहीं होता है, कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, यूनिट नहीं होता है, बराबर पूछेगा बच्चे। चलिए बहुत अच्छी बात है,
आगे बढ़ते हैं। कह रहा पौधे में बौनापन निम्नलिखित में से बच्चे ऑक्सीजन क्या होता है, तो ये शीर्ष वृद्धि में सहायक होता है, शीर्ष वृद्धि में सहायक होगा। शीर्ष वृद्धि में बच्चे खरपतवार नाशी भी होता है, खरपतवार नाशी भी होता है, खरपतवार नाशी होगा, है ना। और एक चीज और याद रखना है कि ऑक्सीजन जो है ये गुरुत्वानुवर्ती और प्रकाशानुवर्ती भी होता है, गुरुत्वानुवर्ती और क्या होगा, तो भाई मेरे प्रकाशानुवर्ती भी होता है, प्रकाशानुवर्ती भी होता है। बहुत अच्छी बात है ना। जियोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक होता है। साइटोकाइनिन ये क्या करेगा, तो बच्चे ड्वार्फ को, है ना, ड्वार्फ को कर देता है क्या, तो ध्यान में रखिएगा साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में सहायता करता है, सेल डिवीजन में ये सहायता करेगा बच्चे, सेल डिवीजन में सहायता, कोशिका विभाजन में ये सहायता करता है ना, में सहायक होता है कौन, तो आपको साइटोकाइनिन। जबकि जिबरेलिन्स जो है ये बोना को, ड्वार्फ को क्या कर देगा, तो भाई ये टॉल कर देता है, ड्वार्फ को ये टॉल में बदल देता है। तो ये ध्यान में रखिएगा जिबरेलिन्स आ जाएगा, है ना। पौधे जो क्या करेगा, तो आपको, है ना, आपको बोना को लंबा करेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा ये जिबरेलिन्स होगा। आगे देखते हैं बच्चे, एक लेंस वायु में अभिसारी लेंस की भांति कार्य करता है, यानी ये लेंस बिहेव्स लाइक ए कन्वर्जिंग लेंस, है ना। किसमें, तो भाई मेरे एयर में, है ना, एयर में ये कन्वेक्स लेंस है। ये देखिए कन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है भैया, तो कन्वेक्स लेंस है, किसमें, तो एयर में। और कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, तो इस तरह का लेंस होता है। एंड लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस इन वाटर, ये देखिए डाइवर्जिंग लेंस किसमें, वाटर में काम करेगा बच्चे। डाइवर्जिंग लेंस किसमें, वाटर में। डाइवर्जिंग यानी आपको, है ना, डाइवर्जिंग लेंस किसके तरह काम करेगा, डाइवर्जिंग लेंस के तरह, यानी कनकेव लेंस के जैसा काम करेगा, कनकेव, है ना, लेंस के जैसा काम कर रहा है, कोई बात नहीं है ना। तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक किसके बीच होगा, तो भैया वाटर का जो अपवर्तनांक होता है, याद रखिएगा ये होता है 1.33, है ना। और अब देखिए यदि, है ना, यदि आपको लेंस का अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, वाटर से। लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा होगा किससे, वाटर से। तो ध्यान में रखिएगा कि ठीक है, आपको नेचर डजंट एल्टर, लेकिन अगर आपको क्या होगा कि लेंस का अपवर्तनांक आपके द्रव के अपवर्तनांक के बराबर हो जाए, तो याद रखना ये पैरेलल, ये प्लेन के जैसा बिहेव करेगा, प्लेन बिहेवियर हो जाएगा, यानी बिहेव कैसा करेगा, प्लेन जैसा करेगा। और लेंस का अपवर्तनांक याद रखना बच्चे किससे, तो जल के अपवर्तनांक से कम होगा, है ना। तब ये कैसा बिहेव करेगा, तो तुरंत अगर उत्तल है तो ये किसका ऐसा व्यवहार करेगा, अवतल, और अवतल है तो कैसा व्यवहार करेगा बच्चे, उत्तल के जैसा व्यवहार करेगा। तो ये ध्यान में रखना बच्चे। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको, ठीक है, लेंस का जो अपवर्तनांक है, तो वाटर में कैसा बिहेवियर है, तो कन्वेक्स है, और ये कैसा बिहेवियर हो जाता है, तो कनकेव के जैसा बिहेवियर हो जाता है। यह नेचर चेंज हो रहा है। इसका मतलब लेंस का अपवर्तनांक आपको द्रव के अपवर्तनांक से कम है ना, द्रव के अपवर्तनांक से कम है, तो कितने के बीच है, तो भाई साहब 1 से लेकर के 1.33 के बीच होगा, 1 से लेकर के 1.33 के बीच होगा। ये ध्यान में रखना बच्चे, किसके बीच होगा, तो 1 से लेकर के 1.33 के बीच हो जाएगा लेंस का अपवर्तनांक। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये व्यवहार ऐसा चेंज नहीं हो सकता है। तो बराबर पूछेगा आपको, ये भी ध्यान में रखनी है आपको। नेक्स्ट देखिए, गर्म पानी से भरा हुआ ठंडा बीकर किसी कमरे में रखा जाता है। पानी 4 मिनट में 70 से, ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। 60 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में किसके द्वारा लगा समय अधिक होगा। देखिए बच्चे, सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि टेम्परेचर डिफरेंस सबसे पहले देखेंगे, है ना। ये देखिए 60 डिग्री सेल्सियस पर ला रहे हैं, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस पहले देखेंगे। तो यह 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है, और इसमें 4 मिनट लग रहा है ना, 4 मिनट लग रहा है, कोई बात नहीं है। अब दूसरा चीज क्या देखेंगे, तो बच्चे दूसरा देखिए 60 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, आपको किस पर आ रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस पर। यहां भी टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस है ना। तो अभी बोल रहा है कि किसमें ज्यादा समय या कम समय लगेगा। तो बच्चे यदि ज्यादा तापमान होगा, याद रखना है ज्यादा तापमान, अब ये पहला वाला टेम्परेचर देखेंगे, है ना, इस दोनों में कंपैरिजन करेंगे। अगर अधिक तापमान है तो इसमें 4 मिनट समय लग रहा है, अगर तो ये कम समय होगा बच्चे, है ना। और इसमें क्या होगा, 60 डिग्री सेल्सियस अगर है तो इसमें अधिक समय लगेगा। यानी अधिक अगर उष्मा हो, अगर अधिक तापमान होगा तो जल्दी उष्मा क्षय होगा, अधिक तापमान तो जल्दी उष्मा क्षय, अधिक तापमान, है ना, तो क्या होगा, जल्दी उष्मा क्षय होगा, उष्मा क्षय, है ना, जल्दी उष्मा क्षय। और कम तापमान अगर होगा तो कम तापमान तो देर से उष्मा क्षय, है ना। कम तापमान याद रखना बच्चे, कम तापमान तो देर से उष्मा क्षय होगा, देर से कम तापमान तो क्या होगा,
देर से ऊष्माक्षय होता है। तो ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ना, देर से ऊष्माक्षय होगा। तो यहाँ क्या होगा, तो बच्चे इसमें कम समय लगेगा, इसमें ज्यादा समय लगेगा, यानी 4 मिनट से अधिक समय लगेगा। तो ये देखिए कंसेप्ट पकड़ने का तरीका है, कैसे कंसेप्ट पकड़ते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा पी उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो बच्चे एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, और ये देखिए एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 3 डब्बा होता है, और पहले इसमें भरेगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे 6 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। और डी में कितना होगा, तो भाई मेरे 10 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 5 डब्बा होता है ना, 5 डब्बा होता है। ये देखिए क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक हो गया, है ना। और एफ में कितना होगा, तो भाई मेरे 14 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये बातें याद रखिएगा, पी में कितना, तो भाई साहब 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा कैलोरी मान सबसे ज्यादा किसका होगा, तो भैया वसा का कैलोरी मान सबसे ज्यादा होता है। वसा आपको पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद, पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद याद रखना बच्चे, ऑक्सीकरण के बाद कितना ऊर्जा देता है भाई साहब, वसा पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद लगभग 9.3 ठीक है कैलोरी पर ग्राम एनर्जी देता है। बच्चे कार्बोहाइड्रेट कितना ऊर्जा देगा, कार्बोहाइड्रेट जो है वो लगभग आपको है 4.1 कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा देता है ना। और प्रोटीन लगभग आपको कितना देगा बच्चे, प्रोटीन भी ठीक है आपको समय पड़ने पर ये ऊर्जा प्रदान करता है, ये 4.3 कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा देगा बच्चे। तो सबसे किसमें, वसा में, उसके बाद प्रोटीन में, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में। आंसर हो जाएगा ए नंबर बच्चे, है ना, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। आगे देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक अवतल लेंस की फोकल दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कीजिए। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी, 15 सेंटीमीटर है बच्चे। ये देखिए ये अवतल लेंस है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है बच्चे, है ना। यदि वस्तु को अवतल लेंस से ये देखिए 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं बच्चे, यहाँ रख देते हैं, कोई बात नहीं है ना। और वस्तु को फोकल दूरी कितनी है, 15, तो बच्चे 15 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है, 15 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। वस्तु को रख रहे हैं 30 सेंटीमीटर पर, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है कि जैसे ही अवतल लेंस आया तो आपको पता है यू हमेशा निगेटिव होता है, एफ भी निगेटिव होता है ना, और भी निगेटिव होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, भी निगेटिव होता है, निकाल लेंगे भी, है ना। तो 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है भाई साहब। 1/v निकालना है तो 1/v बराबर 1/f, और ये हो जाएगा, उधर गया तो ये क्या हो गया, तो बच्चे ये माइनस एफ होगा, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1/u आ गया, है ना। तो माइनस 1/15 और प्लस क्या होगा भाई मेरे, प्लस आ जाएगा, है ना। और इधर गया तो प्लस, अब प्लस माइनस ये माइनस आ जाएगा ना, ये देखिए माइनस आ जाएगा, माइनस 1/15 और माइनस 1 कितना, तो भैया माइनस 1 वस्तु दूरी है 30 सेंटीमीटर, 30 ले लीजिए, है ना। 15 और 30 का एलसीएम कितना हो गया भाई मेरे, 30 आ गया, है ना, माइनस में 30 आ गया, 30 रहने दीजिए, है ना। और क्या हुआ, 15 दूनी 30 -2, है ना, -2 आ गया, और 30 हो गया -1, है ना। तो भाई इसको भागा कर लेते हैं, दी सिंपल है। 1/v बराबर क्या हुआ, -3 कितना, 30 बच्चे, है ना। v बराबर क्या हुआ, -30 क्या हुआ, 3 बच्चे, तो -10 सेंटीमीटर होगा आंसर, है ना। प्रतिबिंब दूरी कितनी होगी, तो -10 सेंटीमीटर होगी। तो एकदम सरल सवाल है, केवल आपको लेंस जानना है कि लेंस अगर अवतल है तो आपको u निगेटिव होगा और f निगेटिव होगा बच्चे। यही उत्तल लेंस अगर होता है तब क्या होता है, तो बच्चे u आपको तो निगेटिव होता है, लेकिन f आपका पॉजिटिव होता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। और रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा तो v पॉजिटिव होगा, और वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा तो v निगेटिव होगा। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आप लोगों को। आगे देखते हैं। कह किसी फूल कि मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहते हैं, तो भैया अंडप कहा जाता है ना। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि देखिए फूल का आप 2 मुख्य भाग होता है। पहला मेल पार्ट को आप क्या कहते हैं, तो मेल पार्ट को कहते हैं, ध्यान में रखिए बच्चे, एंड्रोसियम कहा जाता है, या इसको कहते हैं पुमंग कहते हैं, है ना। और फीमेल पार्ट को याद रखना बच्चे, फीमेल पार्ट को क्या कहा जाता है, तो फीमेल पार्ट को कहते हैं गायनोसियम कहा जाता है, गायनोसियम कहते हैं, है ना। तो ये जायांग कहा जाता है, जायांग कहते हैं बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ये देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है, सूर्य का प्रकाश जो है जब पौधों पर पड़ता है बच्चे, ये पादप पर पड़ेगा तो पादप
क्या करता है, 1 से 2% ऊर्जा, ध्यान में रखिएगा, 1 से 2% ऊर्जा का स्थिरीकरण करता है, ऊर्जा का स्थिरीकरण करता है बच्चे, ऊर्जा का स्थिरीकरण करेगा और ठीक है, स्थिरीकरण करता है, ध्यान में रखना है, स्थिरीकरण करता है। और फिर ये पादप से, पादप क्या हुआ, उत्पादक हो गया है ना, उत्पादक हो गया। अब ये उत्पादक से आपको शाकाहारी जीव को ऊर्जा जब ट्रांसफर होगा तब ये 10% की मात्रा में होता है बच्चे, तब ये 10% की मात्रा में होगा, जिसे लेंडमान का नियम कहते हैं। तो यहाँ एकदम याद रखिएगा, 1 से 2% से ज्यादा, ठीक है, सौर ऊर्जा का, ठीक है, आपको पादप क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन 1 से 2% से ज्यादा का नहीं करता है ना, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है। तो बच्चे घर्षण बल जो है क्षयकारी बल है, और गुरुत्व और स्थिर विद्युत बल इसको बोलते हैं केंद्रीय बल कहा जाता है बच्चे, केंद्रीय बल या सेंट्रल फोर्स कहा जाता है, केंद्रीय बल आप कहते हैं, है ना। घर्षण बल याद रखना, घर्षण बल ये क्या होता है, तो घर्षण बल वस्तु के गति का विरोध करता है, वस्तु के गति का क्या करेगा, गति का विरोध करता है, वस्तु के गति का विरोध करता है, और यह आपको याद रखना बच्चे, विरोध करता है। और घर्षण बल अभिलंब बल का समानुपाती होता है ना, एफ बराबर क्या होता है, म्यू आर होता है, जहां म्यू को घर्षण गुणांक कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, घर्षण बल क्षयकारी बल है। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम वाष्पलैंप। बच्चे सोडियम वाष्पलैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि भाई मेरे सोडियम वाष्पलैंप जो है, सोडियम, ये देखिए सोडियम वेपर, ये क्या होता है, सोडियम वेपर, सोडियम वाष्पलैंप में यूज करते हैं। सोडियम वेपर आपको ठीक है मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है, ध्यान में रखिएगा, मोनोक्रोमेटिक होता है बच्चे, मोनोक्रोमेटिक होता है, और जनरली ये येलो कलर का होता है, मोनोक्रोमेटिक, और कैसा होगा, तो येलो कलर का, सिंगल येलो कलर का बना होता है सिंगल येलो कलर का बना होता है बच्चे, येलो कलर। और जो आपको क्या होगा, तो पानी की बूंद इसे विभक्त नहीं कर पाता बच्चे, वाटर, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉप्स डजंट डिफ्लेक्ट इट, है ना, ड्रॉप्स डजंट स्कैटर्ड इट, डजंट स्कैटर्ड इट बच्चे, स्कैटर्ड इट, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, इसीलिए स्कैटर्ड इट, इसको प्रकीर्णित नहीं कर पाता है कौन, तो जलबूंद इसको प्रकीर्णित नहीं कर पाता है, इसीलिए ठीक है, इसका यूज आप किसमें करते हैं, तो स्ट्रीट लैंप में किया जाता है। तो बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज करते हैं। तो भाई साहब ठीक है, आपको है ना, लंबी दूरी तक अगर रेडियो प्रसारण करना है तो आप भूतरंग का, ग्राउंड वेव्स का यूज करते हैं, ग्राउंड वेव्स का यूज करेंगे, ध्यान में रखना बच्चे, किस वेव्स का यूज करेंगे, तो ग्राउंड वेव्स का यूज किया जाता है। नहीं, वेव से नहीं पूछ रहा है बच्चे, किसका उपयोग करते हैं बच्चे, ये देखिए समतापमंडलीय तरंग नहीं बच्चे, है ना, कह रहा लंबी दूरी संचार, लॉन्ग डिस्टेंस आपको क्या करना है, तो भैया लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करना है, ट्रांसमिशन। तो आपको पता है कि आपका जो है ठीक है, आयनोस्फेयर जो है बच्चे, ठीक है, वो क्या करता है, तो इजीली ठीक है, ये आपको इजीली बिहेव्स लाइक एज एन एंटीना, ध्यान में रखिएगा, बिहेव्स लाइक एज एन एंटीना, ये ठीक है, लाइक एज एन एंटीना, ये आपको आसानी से ये किसके जैसा बिहेव करता है, तो यह जो है आपको एक एंटीना जैसा बिहेव करता है बच्चे, है ना, एंटीना जैसा। और यह ठीक है आपको क्या करता है, तो ये तरंगों को, यानी रेडियो तरंगों को पुनः, है ना, इसका डी लेयर्स जो है, ई लेयर्स जो है, इसको पुनः पृथ्वी पर भेज देता है, यानी आयनोस्फीयर काम करेगा। तो भूतरंग तो तरंग अलग है बच्चे, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहा है, भूतरंग का यूज करते हैं निम्न दूरी संचार के लिए, है ना। समताप मंडल याद रखना है कि ये जो है ना उपयुक्त होता है किसके लिए, तो भाई ठीक है, आपको एडवेक्शन करंट के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है। आयनोस्फीयर जो है ना, ये ट्रांसमिशन के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है। तो इसमें से कोई आंसर नहीं होगा बच्चे, आयनोस्फीयर आप मारेंगे, आयनोस्फीयर, है ना, आयनोस्फेरिक करंट बच्चे, आयनोस्फेरिक ठीक है, वेव से आपको क्या होगा, लंबी दूरी संचार के लिए यूज किया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है। भैया पानी का 2 तरह का कठोरता होता है। पानी की कठोरता की बात अगर करेंगे ना, तो ध्यान में रखिएगा, जब भी कठोरता की बात करते हैं इसमें 2 ही तरह के आयंस होते हैं, या तो कैल्शियम या मैग्नीशियम। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स घुले हों,
बाइकार्बोनेट्स घुले हों तो इसको बोलते हैं क्या? तो ध्यान में रखें बच्चे, इसको बोलते हैं अस्थायी कठोरता, टेम्पररी हार्डनेस कहते हैं, अस्थायी कठोरता इसे कहा जाता है ना, टेम्पररी हार्डनेस कहते हैं, है ना। और अगर इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, है ना, क्लोराइड या सल्फाइड घुले हों बच्चे, सल्फाइड, तो इसको क्या बोलते हैं? तो भैया मेरे इसे कहा जाता है, सल्फाइड्स घुले हों तो इसको कहा जाता है परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, परमानेंट हार्डनेस इसे कहते हैं, अस्थायी कठोरता कहा जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स या सल्फाइड्स घुले होते हैं, क्लोराइड्स या सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम घुले होते हैं, जिसके कारण ये क्या होगा? अस्थायी कठोर होगा जल बच्चे, ध्यान में रखना है। चलिए, अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण उत्पन्न करता है। भैया आपको पता है कि अम्लीय वर्षा जब भी बात करेंगे तो रेन है, और ये या तो सल्फर डाइऑक्साइड से या आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड से अभिक्रिया कर, ये देखिए बना लेगा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 का फॉर्मेशन करता है, और ये ठीक है आपको क्या करता है? तो भाई मेरे ये नाइट्रोजन ऑक्साइड से मिलकर के ये बना लेता है नाइट्रिक अम्ल का, और ठीक है ये क्या करेगा? तो बच्चे यही आपको अम्लीय वर्षा का कारण है, अम्लीय वर्षा का कारण होता है। अम्लीय वर्षा का कारण कौन होगा? तो भैया सल्फ्यूरिक अम्ल और आपको नाइट्रिक अम्ल का कारण होता है, और ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मेनली जब वर्षा जल में मिक्स हो जाता है तो जल का पीएच मान 5.6 से कम कर देता है बच्चे। पीएच मान कितना कर देगा? 5.6 से कम कर देगा। ऐसे ठीक है, ऐसे वर्षा को क्या कहते हैं? वह आपको अम्लीय वर्षा कहा जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या होगा बच्चे? बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं। जरा इस पर बात करते हैं। ये इस यौगिक का प्रारंभिक अनुलग्न है बच्चे, तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए प्रारंभिक अनुलग्न क्या है? तो भैया यहाँ देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, है ना, इधर से लेंगे 1 2 3, ये देखिए डबल बॉन्ड नजदीक है, 1 2 3 4 5 और 6, और क्या हुआ? 7 आ गया। कोई बात नहीं है, 7 है बच्चे। और सीधा सीधी है बच्चे, 3 पर आपको क्या है बोलते? 2 पर क्या है? तो इन जुड़ा हुआ है ना, तो 2 पर इन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा? हेप्ट, है ना, हेप्ट 2 और इन हो गया बच्चे, हेप्ट 2 इन, है ना, याद रखना बच्चे, हेप्ट 2 इन इसको कहेंगे, है ना, इन कहेंगे, हेप्ट 2 इन। तो ये देखिए अनुलग्नक क्या होगा? तो इन हो गया बच्चे, तो इन हो गया 2 इन, है ना, 2 इन होता है, हेप्ट 2 इन, हेप्ट 2 इन को इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? हेप्ट 2 इन कहा जाता है बच्चे लोग। एकदम ध्यान में रखना है, अच्छा सवाल है, बहुत ज्यादा पूछा जाएगा आप सभी बच्चों से। हेप्ट 2 इन कहते हैं, डबल बॉन्ड है। आगे देखते हैं, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है, एक ठीक है समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है बच्चे? है ना, देखिए एक प्रोटॉन है, याद रखना बच्चे, एक प्रोटॉन है ना, और दूसरा क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है ना। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कितना है बच्चे? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर समान आवेश है, लेकिन परिमाण भिन्न भिन्न होता है। समान आवेश है और परिमाण क्या होगा? भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि अब इस पर जो आपको बल लगेगा, चूंकि कह रहा है क्या कि एक वेग से समान चुंबकीय क्षेत्र से लेके जाते हैं। कोई बात नहीं, समान चुंबकीय क्षेत्र से लेके जा रहे हैं तो बच्चे F बराबर होता है Q V क्रॉस B, है ना, V क्रॉस B, है ना। तो ये देखिए V क्रॉस B, ये बल लग रहा है इस पर, किस पर? चाहे इलेक्ट्रॉन पर हो या प्रोटॉन पर हो, है ना। तो बच्चे ये बल लगेगा, मान लेते हैं इस केस में लगा F1, है ना, प्रोटॉन के केस में क्या लगा? तो F1 लगा। भाई मेरे यहाँ पर ठीक है V भी समान है, ये देखिए V क्या है? जिनका वेग एक समान है ना, और जिनका चुंबकीय क्षेत्र भी एक समान है ना, चुंबकीय क्षेत्र भी एक समान है, तो F1 लग गया। लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन पर कितना लगा बच्चे? तो F2 लगा इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन के केस में ये मान लेते हैं क्या लग रहा है? तो केस में F2 लग गया। अब ये देखिए ठीक है, आपको केवल आवेश में अंतर है बच्चे, है ना, तो F1 बराबर F2 होगा, है ना, लेकिन विपरीत दिशा में। याद रखना बच्चे, लेकिन क्या होगा? विपरीत दिशा में होगा, लेकिन विपरीत दिशा में होता है। क्यों? कि आपको ठीक है सब कुछ तो समान है लेकिन आवेश भिन्न है ना। तो प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं, है ना। समान परिमाण का होगा लेकिन विपरीत ठीक है प्रकृति का होगा बच्चे, क्योंकि अपोजिट नेचर में काम कर रहा है दोनों। आगे बढ़ते हैं, गहरे समुद्र में गोताखोर बच्चे गहरे समुद्र में किसका मिश्रण ले जाते हैं? तो बच्चे ये ले जाते हैं ऑक्सीजन और ठीक है हीलियम का मिश्रण ले जाते हैं। हीलियम के मिश्रण का, है ना, क्या ले जाते हैं? मिश्रण का, ठीक है, ये मिश्रण का आपको सिलेंडर ले जाया जाता है, सिलेंडर ले जाया जाता है। ध्यान में रखिए बच्चे, ले जाया जाता है ना। और क्या होता है? ले जाया जाता है ना।
ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का सिलेंडर ले जाते हैं। और ऑक्सीजन क्या होता है बच्चे, ऑक्सीजन को, है ना, ऑक्सीजन को हीलियम जो है ना, हीलियम, ठीक है, आपको शीघ्रता से रक्त में घुलाता है, शीघ्रता से रक्त में घुलाता है, रक्त में घुलाता है ना। बहुत अच्छी बात है, घुला देता है बच्चे, बहुत अच्छी बात है। हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम किसके संश्लेषण में मदद करता है? भैया आपको पता होनी चाहिए कि डीएनए जो है ना, इससे क्या बनता है भाई, ठीक है, आपको न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम से। याद रखना बच्चे, डीएनए से आपको किसका निर्माण करना है? न्यूक्लियोटाइड्स का, है ना। इसके लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तो भाई मेरे, ठीक है, डीएनए पॉलीमराइज का प्रयोग करना पड़ेगा, डीएनए पॉलीमराइज का प्रयोग करना पड़ेगा। भाई अभी थोड़ी देर पहले पॉलीमेराइज का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये किसका निर्माण करता है? तो न्यूक्लियोटाइड्स के लंबे चेन का निर्माण करता है, लंबे चेन का निर्माण करेगा, लंबे चेन का निर्माण करता है, एकदम ध्यान में रखेगा। और इसे क्या कहते हैं? निर्माण करता है, और इसे ही आप पीसीआर कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि पॉलीमराइज चेन रिएक्शन ये कराता है, पीसीआर का निर्माण करता है। और इसी के द्वारा आपको क्या होता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हम क्या करते हैं बच्चे, क्रियाकलाप का पता लगाते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। तो ये डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम का यूज किसमें किया जाता है? तो न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण में करते हैं बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, डीएनए से आरएनए जब बनता है तो इसको बोलते हैं क्या? तो बच्चे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। और आरएनए से जब डीएनए बनता है इसको क्या बोलते हैं? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसको कहा जाता है बच्चे, तो ये भी ध्यान में रखनी चाहिए आप सभी बच्चों को। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसा बच्चे, ठीक है, गहराई के बढ़ने के साथ साथ आपको दोनों चीज बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा, लवणता भी। समुद्र में याद रखना है, समुद्र में जैसे ही गहराई बढ़ेगा, समुद्र में गहराई, है ना, जैसे ही बढ़ेगा, गहराई बढ़ने से दो काम होता है बच्चे। बढ़ने से क्या क्या काम होगा? तो बढ़ने से आपको सबसे पहले लवणता बढ़ जाएगा, हाँ ध्यान में रखना बच्चे। सैलिनिटी का मान आपको बढ़ जाता है क्योंकि वाष्पीकरण कम होगा और सैलिनिटी बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा। और दूसरी बात क्या होगी बच्चे, है ना, डेंसिटी भी बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा लवणता बढ़ेगा उतना ही ज्यादा डेंसिटी भी बढ़ जाएगा। तो ध्यान में रखेगा, जैसे जितना गहराई बढ़ेगा उतना ही दोनों चीज का मान बढ़ जाएगा। तो लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है बच्चे। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। तो बड़ी अच्छी बात है बच्चे, तो ये ध्यान में रखेगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर पूछेगा आपसे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, लोलक की कालावधि। तो बच्चे आपको सरल लोलक की कालावधि दो ही चीज पर निर्भर करता है। सरल लोलक की कालावधि, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करेगा? दो ही चीज पर निर्भर करता है। कालाविधि, कालाविधि, है ना, निर्भर करता है T बराबर 2 पाई रूट अंडर L बाय G पर, है ना बच्चे। ये लेंथ पर निर्भर करेगा, टाइम पीरियड निर्भर करेगा लेंथ पर, रूट अंडर L पर, और टाइम पीरियड निर्भर करता है रूट अंडर, ठीक है, 1 बाय G पर बच्चे, रूट अंडर 1 बाय G पर भी निर्भर करता है। तो ध्यान में रखेगा कि द्रव्यमान पर नहीं बच्चे, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु में प्रतिरोध को नगण्य मानते लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाता है। बच्चे समान ऊंचाई से गिराएंगे तो आपको पता है कि H बराबर क्या होता है? हाफ GT²। क्यों? क्योंकि महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान 0 हो जाता है और T बराबर क्या होगा? रूट अंडर 2H बाई G। यानी आपको गिरने का समय जो है वह द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है। गिरने का समय याद रखना बच्चे, गिरने का समय किससे स्वतंत्र रहता है? समय द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है ना, द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है, एकदम ध्यान में रखना है। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम, दैट्स व्हाई दोनों को समान समय लगेगा। तो पृथ्वी पर दोनों एक ही समय में गिरेगी, है ना, दोनों पृथ्वी पर एक ही समय में गिरेगा क्योंकि ठीक है आपको समय जो है वह द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है क्योंकि समान ऊंचाई से गिरा रहे बच्चे। आगे देखते हैं, कह ध्वनि तरंगे, है ना, क्या होगा बच्चे? तो ध्वनि जो है साउंड वेव्स, आपको मैंने कई बार कहा है कि देखिए साउंड वेव्स जो है, ठीक है, आपको ठीक है कि चाल सबसे ज्यादा किस में होती है बच्चे? ठोस में। उसके बाद किस में? तो द्रव में। उसके बाद किस में? तो गैस में। ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करता है। ध्वनि कौन सी तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है बच्चे, अनुदैर्ध्य तरंग है। तो ध्वनि तरंगे, ठीक है, केवल निर्वात में चल सकती है, गलत बात है। केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, गलत बात है। केवल गैस माध्यम में चल सकती है, ये भी गलत बात है। तो ध्वनि तरंगे कहाँ गमन करेगा भाई? तो ध्वनि तरंगे जो है ना आपको, ठीक है, ठोस में भी गमन कर सकता है और द्रव्य में भी, है ना। उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं,
बच्चे सिर्फ आघातवर्धता क्या होता है? आघातवर्धता होता है पीट कर, ठीक है, धातु को पीट कर चादर बनाना, धातु को पीट कर चादर बनाना, चादर बनाना, इसको कहा जाता है क्या? तो बच्चे इसे कहा जाता है बनाना, इसे आघातवर्धता कहा जाता है ना। तो ये देखिए किसमें होगा? तो बच्चे भोज्य सामग्री को लपेटने के लिए हम क्या करते हैं? चादर बनाएंगे और उसी में यूज करेंगे, है ना। तो ध्यान में रखना है, बड़ा अच्छा सवाल है। तो आघातवर्ध भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं? तो आपको इसमें रखा जाता है बच्चे, भोज्य पदार्थों को रखा जाता है, पीट कर चादर बनाएंगे और फिर उसमें लपेट देंगे। चलिए, उच्च गलनांक ध्यान में रखना है। उच्च गलनांक में किसका यूज करेंगे? तो भाई उच्च गलनांक वाले पदार्थ का यूज किसमें किया जाता है? तो भाई साहब उच्च गलनांक वाले पदार्थ का यूज किया जाता है संधारित्रों के तापन में, है ना। तो आपको पता है कि इसमें नाइक्रोम का यूज करते हैं जनरली उस तापन वाले यंत्र में। और नाइक्रोम इसमें क्या होता है बच्चे? निकेल और क्रोमियम होता है, दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका मान बहुत ज्यादा होता है और ये जल्दी गलेगा नहीं, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, उच्च गलनांक संधारित्र के तापन में यूज करेंगे, कोई बात नहीं। उष्मा और प्रकाश का सुचालक कौन होगा? तो भाई ठीक है, आपको उष्मा और प्रकाश का सुचालक कौन होता है? तो भैया सेल के इलेक्ट्रोड के रूप में इसका यूज करेंगे। उष्मा और प्रकाश का सुचालक का यूज किस में करेंगे? तो भाई मेरे उष्मा और प्रकाश के सुचालक का यूज करेंगे सेल के इलेक्ट्रोड में, है ना। प्रबल धातु का यूज करते हैं सेतु निर्माण में। उच्च उष्मा प्रसार गुणांक किस में होगा? तो भाई मेरे थर्मामीटर में होगा, है ना। तो ये देखिए ए का क्या हो गया? 3 नंबर। तो भाई मेरे ए का 3 नंबर कहाँ पर है? ए का 3 नंबर देखिए, ए का 3 नंबर ये है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो ये ध्यान में रखिएगा, अच्छा सवाल है। डीएनए की प्रकृति किस अवस्था में होती है? बच्चे डीएनए की जो है ना, आपको याद रखना है कि एस फेज को याद रखिए, सेल डिवीजन का ये फेज होता है एस फेज। एस फेज को डीएनए साइंथेसिस का फेज कहा जाता है। डीएनए ठीक है, डीएनए साइंथेसिस का फेज आपको कहते हैं किसको? तो बच्चे एस फेज को साइंथेसिस का फेज कहा जाता है। यहाँ डीएनए क्या होगा? अत्यधिक मात्रा में ठीक है निर्मित होता है बच्चे, फेज कहते हैं, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर पूछेगा बच्चे। एस प्रवस्था को क्या कहते हैं? तो डीएनए ठीक है, डीएनए की प्रकृति का प्रवस्था कहा जाता है, यहीं से डीएनए का निर्माण शुरू होता है ना। तो ध्यान में रखना बच्चे। आगे देखते हैं, कारण गुणसूत्र की अगुणित संख्या किस में पाई जाती है? तो भाई साहब आपको अगुणित संख्या की बात कर रहा है, क्रोमोजोम ठीक है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज फाउंड इन, है ना। तो भाई साहब आपको याद रखना कि अंडाणु में जो होता है ना, ये देखिए 22 + x यानी आपको इतना ही गुणसूत्र होगा, यानी 23 गुणसूत्र इसमें होता है। किसमें? तो आपके इसमें बच्चे किसमें? तो अंडाणु में, ठीक है। हैप्लॉइड गुणसूत्र जो है आपके अमीबा में पाया जाता है जनरली, है ना। जीवाणु में ठीक है, जीवाणु में आपको जो गुणसूत्र होगा पता नहीं उसके लिए। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको किसका बना होता है? तो बच्चे जीवाणु जो है बैक्टीरिया की खोज लुईन हॉक ने किया था। और ये भी ध्यान में रखना है कि बैक्टीरिया जो है ठीक है, ये इसमें भी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना यह होता है। जबकि अमीबा क्या होगा? तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम होगा बच्चे। क्या होगा? हैप्लॉइड क्रोमोसोम अमीबा में होता है। और अमीबा ठीक है, याद रखना है कि असूत्री विभाजन इसमें होता है। किसमें? अमीबा में, है ना बच्चे। द्विविखंडन ये करेगा, बाइनरी फिशन करता है। और ये देखिए ये क्या होता है? इस तरह का संरचना होता है और इधर से भी टूट करके नया जीव का निर्माण कर लेगा। और ये प्रोटोजोआ है बच्चे। क्या है? प्रोटोजोआ। अमीबा किस श्रेणी में रहता है? प्रोटोजोआ की श्रेणी में इसको हम रखते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, कारण एक ही पौधे के 2 विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाले परागण को क्या कहते हैं? तो गेटिनोगेमी कहते हैं बच्चे। अपने पुष्प में अगर हो तो ऑटोगेमी कहेंगे, दूसरे पुष्प में हो मतलब दूसरे पौधे के फूलों में अगर हो तो एलोगेमी कहा जाता है। यानी अपने ही पुष्प के अलग अलग पुष्प में अगर क्या होता है तो बच्चे परागण होता है, तो इस प्रक्रिया को गेटिनोगेमी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे, है ना। परागण जो होता है ये मेल गेमेट्स होता है, याद रखना। परागण क्या होगा? तो मेल गेमेट्स होता है। और ठीक है, वर्तिका से, है ना। परागण क्या होता है भाई मेरे? तो ध्यान में रखिएगा, परागण जो है ये मेल गेमेट्स होता है, मेल गेमेट्स, है ना, मेल गेमेट्स होगा। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ठीक आपको ठीक है, ये जो है ना वर्तिका से है ना, वर्तिका से कहां तक? वर्तिकाग्र तक जब आपको क्या पहुंचता है तब आपका ठीक है पोलन ग्रेन पहुंचता है। तो इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? तो पॉलिनेशन कहते हैं बच्चे। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, पॉलिनेशन वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तिका से वर्तिकाग्र तक आपको पोलन ग्रेन पहुंचता है और फिर जाकर के निषेचन होता है। नेक्स्ट देखिए, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो भाई साहब जैसे दूध से आपने क्रीम को अलग किया तो आपको पता है कि दूध से क्रीम आपने अलग कर दिया भाई मेरे, है ना। तो क्या होगा? तो कह रहा है कि दूध का घनत्व क्या होगा। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है बच्चे, और बराबर बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं और दिक्कत भी होता है बच्चों को, है ना। तो याद रखना बच्चे कि आपने क्या किया कि ये देखिए, है ना,
आपको रो बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जैसे दूध से आपने क्रीम निकाला तो आयतन घट गया, और आयतन घट गया तो घनत्व का मान क्या होगा, बढ़ जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, दूध से क्रीम निकालने पर आयतन में कमी आती है और उतने ही द्रव्यमान की वस्तु है, इसीलिए घनत्व क्या होगा, बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले और सूर्यास्त के कुछ देर के बाद दिखाई देता है, या अपवर्तन के कारण होता है बच्चे, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य देर तक दिखाई देता है, और सूर्यास्त के तो सूर्योदय से पहले दिखाई देता है, सूर्यास्त के बाद तक। ये देखिए 2 मिनट पहले दिखता है बच्चे, कितना मिनट, 2 मिनट पहले दिखता है, और कितने मिनट बाद तक, तो 2 मिनट बाद तक दिखता है। और दिन के समय में कितने मिनट का अंतर हो जाता है भाई मेरे, 4 मिनट का अंतर हो जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चे, है ना। ये किसकी वजह से होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, एक लोहे का ब्लेड नीले विलियन में डाला जाता है, कोई बात नहीं, आधे घंटे के पश्चात विलियन का रंग हरा हो जाता है और एक भूरे रंग का निक्षेप उस पर चढ़ जाता है। बच्चे आपको पता है कि जब, ठीक है, आपको लोहे के छड़ को या ब्लेड को आप कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो बच्चे कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू विट्रियोल इसको कहते हैं, और जैसे ही डालेंगे तो ये बना लेगा फेरस सल्फेट, और इसके ऊपर कॉपर का लेप चढ़ जाता है बच्चे। तो क्या कह रहा है, सूचना के आधार पर निम्न से क्या निष्कर्ष निकालेंगे, हरे रंग का विलियन कॉपर सल्फेट, एकदम सही है बच्चे। हरे रंग का विलियन क्या है, कॉपर सल्फेट, गलत बात है। हरे रंग का विलियन जो है ना फेरस सल्फेट है, ये हरा रंग है फेरस सल्फेट का, है ना। और आपको कॉपर सल्फेट का कलर कैसा है, तो नीला है। तो नीले रंग का विलियन आयरन सल्फेट है, गलत बात है। ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप कॉपर है, ये सही है बच्चे, है ना। तो ध्यान में रखना है, हड़बड़ाहट में आंसर नहीं मारना है बच्चे, ठीक, उल्टा कर दिया। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, ठीक, आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है, तो हरा होता है। तो ये गड़बड़ है बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कारण निम्नलिखित में से सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला विकिरण कौन है। तो भाई साहब आपको पता है, ये देखिए ये क्या होता है, तो ये EMW है बच्ची, है ना। सबसे पहले क्या आएगा, तो गामा किरण आता है, उसके बाद एक्स किरण आता है, उसके बाद परावैगनी आ जाता है, उसके बाद विजिबल आता है, और इसी विजिबल में क्या होता है, तो भाई साहब इसी विजिबल में होता है आपको विबग्योर, है ना, VI, है ना, उसके बाद B, उसके बाद Z, उसके बाद Y, उसके बाद O, उसके बाद क्या होगा, R होगा, है ना। इसके बाद आता है अवरक्त किरण IR, उसके बाद आता है क्या बच्चे, माइक्रोवेव्स, और देन आफ्टर आता है रेडियोवेव्स। इधर से इधर जाएंगे तो तरंगदैर्ध्य का मान क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो अब देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला विकिरण कौन है। तो भाई साहब इसमें सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला विकिरण कौन हो गया, तो एक्स किरण हो गया। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य वाला विकिरण कौन होगा इसमें, तो रेडियो वेव्स होगा, है ना। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। बोलेगा कि ठीक है, दृश्य प्रकाश में ये विजिबल रेज है बच्चे, ये विजिबल रेज है, विबग्योर को बोलते हैं विजिबल रेज। और ये वाला क्या है, तो ये पूरा जो है ना इसको बोलते हैं EMW, विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग इसको कहते हैं पूरे को, है ना। तो विजिबल रेज जो है इसमें सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होता है, तो लाल रंग का होता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था बच्चे, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज पर इन्हें 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन बच्चे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन पर दिया गया था, इफेक्ट इक्वेशन पर इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये क्या है बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा कि ये इक्वेशन है क्या, तो बच्चे ये इक्वेशन है h न्यू बराबर, है ना, h न्यू नॉट है, h न्यू नॉट प्लस क्या, तो भाई मेरे आपको तो हाफ mv², है ना। ये इक्वेशन कहा जाता है बच्चे, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन कहते हैं, है ना। तो इसी पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, किसको, तो भाई मेरे अल्बर्ट आइंस्टीन को। आगे बढ़ते हैं, मानव समूह संबंधित है बच्चे, मानव किससे संबंधित है, तो आपको पता है कि मानव जो है ना वह फाइलम कॉर्डेटा से संबंधित है, क्योंकि हम लोग स्पाइनल कॉर्ड होता है हम लोग में, और हम लोग मेमेलिया से आते हैं बच्चे, है ना। तो हम लोग क्या है, फाइलम कॉर्डेटा से, और ठीक है हमारा क्या है बच्चे, ये भी ध्यान में रखना है कि हम जो है मेमेलिया से संबंधित ग्रुप में आते हैं। तो फाइलम कॉर्डेटा और मेमेलिया वर्ग में आते हैं। बहुत अच्छा प्रांसी ठाकुर जी, ठीक है, तुम्हारा तो रिजल्ट पक्का होगा भाई। अब तू किससे चक्कर ले रही है, देख रही है ना, शशांक शेखर से, है ना। क्या बोल रहे पता नहीं, तुम लोग के चक्कर में नहीं आया यार, ठीक है। कौन दुनिया में है, वेयर आर यू। और जिस बच्चे को बोलने का तरीका नहीं पता वो टीचर क्या बनेगी, है ना। विद्युत धारा को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, अमीटर का, है ना। मुझे तो पढ़ाना ही है प्रांसी ठाकुर जी, है ना।
और कमेंट करना बड़ा आसान बात है, कमेंट करते रहो। और मुँह तो पढ़ाऊंगा, तुमको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, क्या रोका हुआ तुमको। अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई मापते हैं, है ना, एकदम ध्यान में रखिए बच्चे। हम पढ़ाएंगे, सरकार बनती है बनेगी, और हमारा काम है पढ़ाना, हम शिक्षक हैं, है ना, है ना। शशांक शेखर नाम है, बोल जितना बोलना है, बोलने का कमी है बोलने का कोई दिक्कत है, बोलने का दिक्कत है तो बोलते रहो। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाता है तो वो डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला, देखिए क्या होता है, सामान्य पानी जो है इसका घनत्व तो कम होता है, घनत्व तो कम, है ना। और जैसे ही इसमें नमक डालेंगे, नमक डालने पर क्या घनत्व तो बढ़ जाता है। बच्चा, सभी बच्चों से आग्रह है कि देखिए हर व्यक्ति का अपना अपना कैरेक्टर होता है ना। एवरीवन हैज इट्स ओन कैरेक्टर, तो हमको क्यों अपना नाम खराब करना है। और वैकेंसी ठीक है, हम किए हैं, तुमको क्या लगता है, वो कुछ थोड़ी लगता है। तो क्या होगा, तो ये डूब जाएगा बच्चे, अंडा पूरी तरह से डूब जाएगा। 5 मिनट लगता है, तुम्हारे खानदान तक हम पहुंच जाएंगे प्रांशी ठाकुर जी। नहीं पता है तो जान लो तुम, है ना। 5 मिनट नहीं लगेगा तुम्हारे बारे में पता करने में। और जब घर पे पहुंचेगा तो पता चलेगा कि अरे बाबा, सर पहुंच गए घर पर। इसीलिए ठीक है, बुढ़ो हैं तो हम अब तुम्हारे लिए थोड़ी हैं, रहेंगे हम बुढ़ो। हु आर यू टू टेल मी दैट थिंग्स। 5 मिनट तुम्हारे घर पे पहुंचने में लगेगा हमको, ठीक है, क्योंकि सारे मेरे बच्चे जो है ना वो बड़े बड़े ऑफिसर ही हैं। 5 मिनट में तेरे घर पे पहुंच जाऊंगा मैं। तुम्हारा आईपी एड्रेस पता करना 5 मिनट का काम है मेरे लिए, इसलिए अपने औकात में रह करके बात कीजिए, है ना। और बढ़िया से जान लीजिए मेरा नाम शशांक शेखर है, तुरंत पहुंच जाएंगे तुम्हारे घर पर। 2 मिनट में हम निकाल के तुम्हारा आईपी एड्रेस देते हैं। निकालो रे इसका आईपी एड्रेस, निकालो तुरंत। कौन है ये प्रांशी ठाकुर, देखो क्या है, कहाँ पर है ना। पढ़ना है, पढ़ना, तेरे तुम्हें थोड़े बुलाए हैं पढ़ने के लिए। तेरी जैसी लड़की को नौकरी नहीं होगा। हु आर यू। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ मार्ग पर एक समान चाल से गति करती हो तो उसका क्या हो। बच्चे ध्यान दीजिए मेरी बात पर। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से, देखिए एक समान चाल से जैसे ही चलेगा ना, तो आपको याद रखना बच्चे, एक समान चाल से जैसे ही चलेगा तो वेग निरंतर बदलेगा। ध्यान में रखिएगा, वेग निरंतर क्या होगा, बदलेगा। और मेरा काम है पढ़ाना, और आई हैव टू टीच। और किसमें हिम्मत है रोक के दिखा ले, है ना। जिसमें हिम्मत है रोक के दिखा लो, देखते हैं किसको हिम्मत है। हाँ मैं पढ़ाऊंगा, तुमको पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना भाग। जबरदस्ती तुमको रखे नहीं है कि तुम पढ़ ही लो हमसे, है ना। मेरे एक के कारण अगर ऐसा होता, और मैं क्यों आज पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि ठीक है वैकेंसी आने वाला है बच्चे, अगले 2-4 दिन के 5 दिन के अंदर वैकेंसी आएगा, तो कृपया करके खूब मन लगा करके पढ़िए। सरकार मेरे हाथ में नहीं है, सरकार किसी और के हाथ में है, और वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से चलेगा तो ध्यान में रखिए बच्चे कि इसका 2 चीज कांस्टेंट होगा। एक तो ठीक है आपको काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, और दूसरा क्या स्पीड कांस्टेंट होगा, लेकिन वेलोसिटी चेंजेस होगा। याद रखना बच्चे, उसका वेग परिवर्तनीय होगा, है ना, वेग परिवर्तनीय होगा। और हमेशा आपको वृत्त के केंद्र की ओर क्या लगेगा, ये अभिकेंद्रीय त्वरण लगेगा। और इधर की ओर क्या लगेगा बच्चे, त्रिज्यक त्वरण। ये क्या लगेगा, तो स्पर्श रेखीय त्वरण लगेगा। और ये क्या होता है, तो v²/r होता है ना। और वृत्त के केंद्र की ओर जो त्वरण लगता है
वृत्त के केंद्र की ओर जो त्वरण लगता है उसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। आगे देखते हैं, चलिए यहां देखिए क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो वायुमंडल किस गैस की कमी हो जाएगी, तो भैया ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है ना, ध्यान में रखना बच्चे। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है, तो भाई साहब आपको कवक जो है ना, कवक, कवक मतलब फंगी होता है, फंगी क्या होगा, तो भाई साहब 2-3 बातें होती हैं, ध्यान में रखिएगा। कवक को बोलते हैं पारासाइट, पारासाइट कहते हैं, है ना। कवक को बोलते हैं सेप्रोफाइट, है ना, मृतोपजीवी कहा जाता है, सेप्रोफाइटिक कहा जाता है। कवक को याद रखना है क्लोरोफिल लेस कहा जाता है, क्लोरोफिल लेस कहते हैं, है ना, ध्यान में रखना बच्चे, इसमें नहीं पाया जाएगा। आगे देखते हैं, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित में तो कौन सा कथन सही है। देखिए स्टार्च जो है ना, ये होता है अल्फा ग्लाइकोसाइडिक अम्ल होता है बच्चे, इसमें अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसमें पाया जाता है। और ये क्या है, तो स्टार्च जो है ना, ये पॉलीसेकेराइड्स है, पॉलीसेकेराइड्स है। सेलुलोज जो है ना, इसमें आपको बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है, ध्यान में रखना बच्चे। और ये जो है स्टार्च जो है ना, आयोडीन के साथ कलर देता है बच्चे, आयोडीन के साथ ये क्या करेगा, आयोडीन के साथ, है ना, साथ रंग प्रदान करता है, रंग देता है। और ये क्या करता है, तो ये आयोडीन के साथ रंग नहीं देगा, है ना, तो ध्यान में रखिएगा, आयोडीन के साथ रंग प्रदान करेगा कौन, तो भाई मेरे आपका स्टार्च सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन से, दोनों का वनस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक है, सही बात है, दोनों पॉलीसेकेराइड्स है, और आयोडीन के साथ रंग प्रदान करता है कौन, तो बच्चे स्टार्च तो करेगा लेकिन सेलुलोज नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, गर्म किए जाने पर चुंबक अपने गुणधर्म खो देता है, एकदम सही है बच्चे, है ना, कि अगर ज्यादा गर्म करेंगे तो इसका जो है आपको पता है कि ये जो है मैग्नेट जो होता है इसमें पाया जाता है क्या बच्चे, तो इसमें पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा कि मैग्नेट में डोमेन पाया जाता है, डोमेन डिस्टर्ब हो जाएगा, डोमेन क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको, ठीक है, चुंबक गुणधर्म खोल देगा, एकदम सही है ना। निकेल और कोबाल्ट चुंबक बच्चे, निकेल और कोबाल्ट जो है ना, फेरस, कोबाल्ट और निकेल, है ना, ये तीनों जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, तो भाई साहब फेरोमैग्नेटिक है, जिसकी वजह से ये आकर्षित कर सकता है चुंबक को, तो ये गलत हो गया आपको। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, सही बात है ना। आगे बढ़ते हैं, जो विटामिन उपचायक रोधी भी है वो क्या है बच्चे, तो उपचायक रोधी है। देखिए विटामिन आपको बहुत प्रकार का होता है, खास करके, ठीक है, ए, है ना, आपको डी, उसके बाद ई, है ना, उसके बाद के बच्चे, इसका संश्लेषण आपके शरीर के अंदर होता है बच्चे, खास करके कहां पर, तो यकृत में होता है ना, यकृत में होता है, किसका किसका, तो ए डी ई के का। और ये वसा, है ना, घुलनशील विटामिन है, कौन सा विटामिन है बच्चे, वसा घुलनशील विटामिन है। और ये उपचायक रोधी बच्चे, एंटी, है ना, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है बच्चे, एंटीऑक्सीडेंट। और ये होता है ए, सी और ई बच्चे, है ना, तो याद रखना है कि ए, सी, ई जो है यह शरीर में जो मुक्त आयन होते हैं, मुक्त ऑक्सीजन होते हैं, उसको ऑक्सीकृत कर देता है, इसीलिए इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है, तो भाई मेरे कार्य आपका अदिश राशि है, क्योंकि कार्य जो है W बराबर होता है F डॉट एस होता है, बल डॉट विस्थापन होता है, इसीलिए कार्य को अदिश राशि कहा जाता है। बल और वेग क्या होगा, सदिश राशि होता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है बच्चे, आपको मैंने कहा कि देखिए जिस ध्वनि का तारतम्य निर्भर करेगा, ध्वनि का तारतम्य, हाँ याद रखना बच्चे, पिच जो होता है तारतम्य अधिक होगा तो आपको पतली ध्वनि होगी, और इसकी आवृत्ति अधिक होगी, पतली ध्वनि होती है और इसका क्या होगा, तो बच्चे आवृत्ति अधिक होती है, आवृत्ति इसका क्या होगा, अधिक होगा, आवृत्ति अधिक होगा, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे देखिए, कह रहा है जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो भाई साहब आपके जो जीवाणु होते हैं, है ना, उसमें जो गुणसूत्र होता है, याद रखना है जीवाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो केवल और केवल एक होता है ना। और एस्केरिस में क्या होगा, 2 गुणसूत्र होता है, ध्यान में रखना बच्चे। मनुष्य में जो भी गुणसूत्र, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ा होता है, किसमें, तो बच्चे मनुष्य में 23 जोड़ा होता है, मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, मनुष्य में कितना, तो भाई मेरे 23 जोड़ा गुणसूत्र होगा। आगे देखते हैं, कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग एक जलवाहित रोग है ना, जलवाहित रोग है बच्चे, दस्त, है ना, फ्लू और चिकन पॉक्स। ये देखिए चिकन पॉक्स आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये जो है ना वेरियोला वायरस के कारण, वेरियोला वायरस के कारण होता है, वेरियोला वायरस के कारण चिकन पॉक्स होता है, कोई बात नहीं है ना।
आपको दस्त जो है ना, फ्लू क्या होता है बच्चे, स्वाइन फ्लू वगैरह होता है, ये विषाणु के कारण होता है। स्वाइन फ्लू क्या होगा, तो विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण, ये विषाणु के कारण होगा बच्चे। जैसे आपको पता है कि स्वाइन फ्लू जो है वह, ठीक है, आपका H1N1 वायरस के कारण होता है, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये सब जानते होंगे बच्चे। दस्त जो है ना, ये आपको जलवाहित रोग है ना। जलवाहित रोग में आपको बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे टाइफाइड क्वेश्चन पूछेगा, है ना, टाइफाइड। फिर देखिए कोलेरा पूछेगा बच्चे, है ना, कोलेरा, है ना, ये देखिए। और आपका जो है डायरिया, ये सब क्या है, तो डायरिया बच्चे, है ना, HOEA, ये सब क्या है, तो भैया ये जल जनित रोग होता है। आगे देखते हैं, सामान्य नाम न्यूक्लियन किसके लिए दिया जाता है बच्चे, आपको पता है कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन और क्या होगा बच्चे, प्रोटॉन होता है, और इसे न्यूक्लियन कहते हैं, है ना, न्यूक्लियन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। शनिवार को केवल होता है। चलिए, जीवाश्म की आयु बच्चे का, जीवाश्म की आयु जो है ना, वह कार्बन 12 और कार्बन 14 के अनुपात के आधार पर निकाला जाता है। कार्बन 12 और कार्बन 14 के अनुपात के आधार पर, क्या बच्चे, तो आधार पर, ठीक है, जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करते हैं, एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, ज्ञात करते हैं, है ना। तो C12 और C14। आगे देखिए, है ना, विटामिन B12 की कमी प्राणासी, है ना, परनीसियस ये उत्पन्न करता है बच्चे। तो विटामिन B12 में क्या होता है भैया, इसमें कोबाल्ट आयन होता है, कोबाल्ट, है ना। विटामिन B12 को क्या कहते भैया, साइनोकोबालामिन कहते हैं, साइनोकोबालामिन कहा जाता है ना। और इसमें कोबाल्ट आयंस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, तो विटामिन B12 की वजह से क्या होगा बच्चे, परनीसियस एनीमिया, या आप कहिए बच्चे परनीसियस एनीमिया रोग हो जाता है, और बहुत भयंकर रोग होता है, और इसमें रक्त की अत्यधिक कमी हो जाती है ना। ये देखिए, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दुग्ध दुर्बल स्रोत है बच्चे। दूध जो है ना, दूध यानी मिल्क जो है ना, दो चीज का बहुत दुर्बल स्रोत है। पहला लोहा और दूसरा विटामिन सी बच्चे, है ना। इसका दुर्लभ स्रोत होता है, तो यहाँ विटामिन सी है, तो आंसर हमारी विटामिन सी, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चे, महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।